देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर। ठीक है, देखो हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे। उसमें यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि एम जीएम एंड एच एम, ठीक है, एम जीएम एच एम, इस पे रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने। और बस यहाँ तक ही पढ़ा था इस पे रिलेशन, ठीक है। एम जीएम एच एम इंडिविजुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद इसका रिलेशन जो वो देखा था। अच्छा, आप देखते हैं सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं यहाँ से, पहले वो देख लेते हैं उसके बाद देखें। ये वाला क्वेश्चन 90 वन 14.1.19, ये वाला पहले करेंगे। उसके बाद जो है और एक बाकी है वेटेड एवरेज, वो करेंगे। तो उसके बाद हमारा ये कंप्लीट होगा, मतलब जो अलग अलग मेथड होता है फिर सभी मेथड्स का मेरिट्स डीमेरिट्स ये देखना है। तो 14.1.19, तो देखो 14.1.19 वाला क्वेश्चन क्या होगा। इसमें बोला है कि गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, दो पॉजिटिव नंबर्स दिया है, मतलब वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ए और बी। प्रूफ करना है ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर, ए मतलब एरिथमेटिक मीन, एच मतलब हार्मोनिक मीन, जी मतलब जियोमेट्रिक मीन। डज द रिजल्ट होल्ड फॉर एनी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। क्या ये किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए एप्लीकेबल होगा, मतलब कुछ भी हम लोग वैल्यू ले ले, क्या ए इज इक्वल टू जी स्क्वायर होगा, वो हमें प्रूफ करने के लिए बोला है। तो ए इज इक्वल टू जी स्क्वायर होता है, वो रिलेशन अभी मैंने नहीं बताया था, मैंने सिर्फ ये बताया था ये वाला कि कौन किससे ग्रेटर होता है, ये कंबाइनली बताया था कि ऐसे होता है, ठीक है। इसके अलावा भी एक रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू जी स्क्वायर, चाहो तो यहाँ पर जगह है तो लिख सकते हैं। यहाँ पर रिलेशन ए इज इक्वल टू एच इक्वल टू जी स्क्वायर होता है, ये भी रिलेशन जो है ये होता है, ठीक है। ये कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए होगा कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, लेट टू ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। तो सबसे पहले इसका एरिथमेटिक मीन निकालेंगे, तो ए और बी का एरिथमेटिक मीन कितना होगा बोलो। ए और बी का एरिथमेटिक मीन कितना होगा। A+B/2। ए प्लस बी का, और ए और बी का जीएम कितना होगा। AB⁴ 1/2। टू द पावर 1/2। और इसका एच एम कैसे होगा, एच एम भी सीखा था हम लोगों ने, कैसे निकाला जाता है। 2/1/A+1/B। 2/1/A+1/B, ठीक है। ये होगा, सही है एकदम, ये वाला होगा हम लोग का। अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ए एच इंटू करने से जी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो ए कितना है, 1+B/2, ठीक है, इंटू एच मतलब हार्मोनिक मीन कितना है, 2/, अच्छा इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1/A+1/B कितना हो जाएगा, एलसीएम ए बी, यहाँ पर हो जाएगा B+A, ये होगा। और इसको अगर हम लोग यहाँ रिवर्स कर लेंगे, ठीक है, वहां जगह नहीं दिख रहा है, A+B/AB, ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, A+B/2 इंटू 2 इंटू AB/A+B, ये बन गया। इसको जब हम लोगों ने इंटरचेंज किया, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया, AB। अच्छा, अब हमें बोला है कि जो रिलेशन है वो क्या होता है, वो होता है A × H = GM²। अब जीएम स्क्वायर निकाल के देखेंगे कितना आ रहा है। तो ये पेज भर गया है, ठीक है, तो जीएम स्क्वायर निकालते हैं, जीएम स्क्वायर कितना होगा वो देखते हैं। जीएम स्क्वायर हो जाएगा, जीएम है A × B⁴, ठीक है। तो जीएम स्क्वायर कितना होगा, जीएम स्क्वायर हो जाएगा A × B⁴, इसका स्क्वायर। अब अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, AB, ठीक है। तो आ गया A = GM
ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर, ठीक है, मतलब एरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वही देखो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर ये रिलेशन सेटिस्फाई कर गया। तो ये पूछ रहा था, ये तो हमें जो है प्रॉपर्टी है एच इक्वल टू जी जी स्क्वायर, तो हमें एमसीक्यू में ये दे सकता है, ठीक है, ऑप्शन में। तो देखो यहाँ पर the result holds for only two positive observation and not for any set of observation। ये इंपॉर्टेंट है, बोला था ना कि कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए एप्लीकेबल होगा नहीं, अगर दो पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस है तो दो पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस पे एप्लीकेबल होता है, बाकी किसी पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज को लिख लो, होल्ड, ये प्रॉपर्टी होल्ड होता है, होल्ड फॉर ओनली टू पॉजिटिव सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इसमें से एक भी वैल्यू नेगेटिव हुआ तो नहीं होगा। उसका रीजन ये है, नेगेटिव होने से जीएम कैलकुलेट नहीं होगा। याद है अगर जीएम और एचएम जब हम लोग करे तो एचएम जीरो के लिए नहीं होगा, तो पहला बात है पॉजिटिव डेटा होना चाहिए, अगर नेगेटिव हुआ तो जीएम कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन और उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये तो पॉजिटिव क्यों होगा वो तो पता ही चल रहा है, नहीं तो फिर जीएम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिव होना तो मैंडेटरी है, ऐसा कोई रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है जहां पर जीएम इंक्लूडेड है। लेकिन दो के लिए ये होगा, मतलब अगर मेरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 हो जाता है तो उसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तब देखो ये स्क्वायर करके जो ए बी आ रहा है ना, वो तो आना पॉसिबल नहीं होगा, ए बी हो या कुछ भी हो, तो वो स्क्वायर करके सेम डेटा नहीं आएगा। इसीलिए बोल रहा है कि टू पॉजिटिव सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए ही होगा। तो जो भी हो, ये हम लोग को याद रखना, ये मेन पॉइंट है कि हमें ये टू पॉजिटिव सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए एप्लीकेबल। अच्छा, अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया है, दिखाते हैं। यहाँ पर बोला है कि एम एंड जीएम फॉर टू ऑब्जर्वेशंस आर 5 and 4, फाइंड आउट फाइंड द टू ऑब्जर्वेशन। अच्छा, बोल रहा है एम एंड जीएम फॉर टू ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशंस का एम है 5 और उसी दो ऑब्जर्वेशंस का जीएम है 4। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। 14.1.20, इसमें बोला है कि एम है, दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का एम हमें बता रखा है 5 और जीएम बता रखा है 4। जीएम बता रखा है 4, ठीक है। हम लोग को कैलकुलेट करके क्या देना है, टू ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है वो कैलकुलेट करके देना है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लेते हैं लेट टू ऑब्जर्वेशन बी, ए एंड बी मान लो, एक्स एंड वाई मान लो, जो भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एरिथमेटिक मीन निकल के आएगा। तो एरिथमेटिक मीन ये होगा, हमें पता है एरिथमेटिक मीन 5 है, तो हम लोग बोल सकते हैं 5 इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। तो यहाँ से कैलकुलेट करके इक्वेशन मिलेगा ए प्लस बी इक्वल टू 10 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। अब जीएम कैसे निकलता है, जीएम हमारा दो ऑब्जर्वेशन का ऐसे निकलेगा ए इंटू बी टू दी पावर हाफ। अभी अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया इसीलिए, और अब मैंने पूछा नहीं, ठीक है। ए इंटू बी टू दी पावर हाफ। अब मुझे एक चीज बोलो, यहाँ से ए बी इक्वल टू कितना लिखना चाहिए, पता है तुम लोग को? पावर अगर इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो उसका रूल्स क्या होता है? बोलो, रेशियो जिन्होंने किया है मेरे पास, तो रेशियो में मैंने बताया, बोलो पावर रेशियो में ये पढ़ना ही पड़ेगा। पावर इधर से इधर होगा तो क्या करते हैं, कुछ भी नॉलेज? अच्छा, एक चीज तो कर वन सकते हो, दो, हाँ, 1/2। 1/3 तो है। पावर का रूल्स ये था कि इधर जो है इसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये पावर अगर मुझे 4 में ट्रांसफर करना है तो ये पावर रिवर्स हो जाता है, मतलब ये रूल्स था। ए बी टू दी पावर हाफ इक्वल टू, अगर हम लोगों ने पी लिखा है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू पी टू दी पावर 2, ठीक है। ये इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा। और ये कैसे होता है देखो, अगर ये रूल्स किसी को नहीं भी पता है तो सिंपल दिमाग लगा के हम लोग ये कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वेयर कर सकते हैं। अगर दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो हमारा ये जो टू दी पावर हाफ है ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, ये हो गया ए बी, तो ए बी इक्वल टू 16 हो जाएगा। बात बराबर है, देख लो। अगर फॉर्मूला लगाते हो तो भी वैसा ही होता है, तो दोनों साइड स्क्वेयर करोगे तो भी तो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ए बी 16 हो गया। अब ए बी 16 है, ए प्लस बी 10 है, यहाँ से ए और बी निकालना पड़ेगा। अब
नॉर्मली हम लोगों का एमसीक्यू होगा तो हमें इससे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्यों? हमारे पास ऑप्शंस होगा ए और बी का, जहां पर हमें देखना पड़ेगा कौन से ऑप्शन से ए प्लस बी करके 10 और ए बी करके 16 आ रहा है। ठीक है, तो वही वाला हम लोग ऑप्शन ले लेंगे। यहाँ पर हमें नॉर्मली इसका क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट मेथड से, तो हम लोग निकाल पाएंगे। फिर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा। लेकिन हम लोग के एग्जाम में तो ऐसे ऑप्शंस रहेगा, देखो हम उस हिसाब से बता रहे हैं। इसको सॉल्व किया जा सकता है बट हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे? जैसे सीखे हो 9 10 में सब्स्टिट्यूट मेथड। ये देखो ए प्लस बी 10 है, 16, चलो ये हम एक बार दिखा देते हैं, नहीं तो तुम लोग सोचोगे कि कैसे करके हो रहा है। तो ये देखो, ये नोन चीज है, ये ऐसे कर दो। ठीक है, बी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ए प्लस 16/a करके 10 कर दो। अब इसका एलसीएम करो तो ये ए स्क्वेयर प्लस 16 यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 16 इक्वल टू 10a। ठीक है, अब ये ऐसे ए स्क्वेयर माइनस 10a प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसका करना पड़ेगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने से कितना हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस 8 प्लस 2a प्लस, हम थोड़ा इसको और ज्यादा कुछ नहीं बता रहे क्योंकि मिडिल टर्म आता है सभी को। ठीक है, और दूसरा बात है कि हमें करना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम अभी ऑप्शन ऐसे अपने मन से बनाएंगे ना तो तुम लोग को समझ में आएगा, ये बिना सॉल्व किए तुम लोग कर पाओगे। ठीक है, बाकी इक्वेशन चैप्टर में सीखना पड़ेगा, वो बात अलग है। ये देखो ये आ गया। ठीक है, तो a का वैल्यू 8 और a का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, अब यही a यहाँ पर पुट करके तुम लोग यहाँ पर निकाल सकते हो b का वैल्यू, एक बार 2 और एक बार जब 2 पुट करोगे तो 8 हो जाएगा। तो आंसर a और b का कितना आ गया, a का वैल्यू जब 2 है तो b 8 है, a का वैल्यू 8 होगा तो b 2 है। मतलब बेसिकली a और b हमारा 2 और 8 होगा। लेकिन ये जो व्हाइट कलर से मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया ना, इसको जरूरत नहीं है करने का। क्यों? हमारे पास ऑप्शन रहेगा। कैसे? हम यहाँ पर अपने मन से ऑप्शन दे रहे हैं। तो मैंने डी में दे दिया, चलो नन ऑफ दिस, एनओटी मतलब नन ऑफ दिस मैंने शॉर्ट में लिखा। मान लो ए ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 5,5। ठीक है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब ए बी का वैल्यू बी ऑप्शन में दिया हुआ है मान लो 7,3, और सी ऑप्शन में दिया हुआ है 8,2। तो कौन सा आंसर होगा? अगर ये नहीं भी पता होता, ये ऑप्शन से कैसे पता करोगे कि कौन सा आंसर होगा? मैंने पहले ये कर दिया, ये पहले नहीं करने से अच्छा होता, तब हम पूछते तो ज्यादा बेटर होता। अब तो तुम लोग को पता है कि 8 और 2 ही होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये हम सॉल्व करके नहीं देते तो क्या देख के बता देते कि मेरा आंसर सी ही होगा? कैसे चेक करते? मेरा क्वेश्चन ये है। 8 into 2 16 and 8 plus 2 equals to 10. हाँ, बस यही चीज हम इक्वेशन में सिखाए हैं। इक्वेशन चैप्टर ऐसे करके ही होता है, एकदम आसानी से होता है। ओनली अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोड़ दे तो इक्वेशन चैप्टर में पहला 4 5 सेट तो इसी तरीके से ही आंसर हो जाता है। तो बस यहाँ से चेक करोगे, 5 + 5 10 तो होता है, लेकिन 5 × 5 16 थोड़ी ना होता है। तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, वो यहाँ से देखो प्रूव होता है कि सॉल्व करने का जरूरत है। हाँ, बस इतना निकाल लोगे, ये तो इक्वेशन जरूरत पड़ेगा ऑब्वियसली। ये नहीं निकालोगे तो फिर कैसे ऑप्शन से चेक करोगे? ये यहां तक पहुंच के सीधा ऑप्शन में जाओगे, देखोगे और आंसर कर दोगे, सॉल्व मत करो। ठीक है, जहां जहां समय बचेगा हमें समय बचाना पड़ेगा। तो देख लेते 8 और 2 आंसर में है या नहीं है। हाँ है, ठीक है, 8 और 2 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमें और एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखते हैं क्या है। ठीक है, ये जरूरत नहीं है एमसीक्यू के लिए, क्या नहीं, क्योंकि मोड कैसे कैलकुलेट होता है मैंने दिखा दिया है। ये बोनस वाला क्वेश्चन है, इसका भी उतना जरूरी, ये यहाँ से हम बता देते हैं। देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि फॉलोइंग आर द सीरीज ऑफ, देखो 1 मार्क के लिए ना इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा बता देते हैं। फॉलोइंग आर द सैलरीज ऑफ 20 वर्कर्स, 20 वर्कर्स का सैलरी दिया है किसी एक फर्म का, एक्सप्रेस्ड इन 1000 रुपीज, मतलब जो सैलरी है वो 1000 रुपीज में इन्होंने बताया है। ठीक है, 5 17, मतलब ये 5 नहीं है, 5,000 17,000 12,000 23,000 एंड सो ऑन, ऐसे करके 20 वर्कर का देखो हमें सैलरी दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। The firm gave bonus amounting to 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 to the worker belonging to the salary group 1,000 to 5,000। मतलब बोल रहा है अगर किसी को सैलरी 1000 से 5000 तक का मिलता है तो उसे बोनस कितना मिलेगा, 2000 रुपीज का। ऐसे हम लोगों ने सेट ए में एक क्वेश्चन, सेट सी से एक क्वेश्चन पहले ही किया है जब हम लोग एरिथमेटिक मीन सीख रहे थे फर्स्ट डे। ठीक है, और उसके बाद ये देखो 6000 से अगर 10,000 किसी का सैलरी है
तो उसे कितना बोनस मिलेगा 3000 एंड सो ऑन बोला है, सो ऑन, और ऐसे चलते चलते लास्ट ये वाला स्लैब होगा। तो फिर पहला अगर 1000 to 5000 है, उसके बाद वाला 6000 to 10000 है, तो नेक्स्ट वाला कितना होगा 11000 से लेके, क्योंकि 5 के बाद 6 है तो 10 के बाद 11, और ये गैप देख लो 4000 का है, तो ये कितना हो जाएगा 15,000. 15,000। तो इसमें बोनस आएगा 4000, ये जस्ट देख देख के लिखना है। फिर उसके बाद 16,000 से लेके कितना हो जाएगा 20,000, 4000 का गैप है तो फिर ये आ जाएगा 5000। इसके बाद 21,000 से लेके कितना हो जाएगा 25,000, यही बोला है लास्ट होगा, और दिख भी रहा है देखो यही लास्ट होगा, ये रहा बोनस 6,000 लास्ट, ठीक है। फिर हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है फाइंड द बोनस एवरेज बोनस पेड पर एम्प्लॉय, एक एक एम्प्लॉय को हम लोग कितना एवरेज बोनस देते हैं वो हमें कैलकुलेट करके दिखाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर स्लैब जो है मैंने जैसे लिखा है वैसे, तो मैंने 1000 में लिखा है, तो देखो इन्होंने लिखा है 1 to 5, मैंने लिखा है 1000 से लेके 5000, तो अगर 1000 एलिमिनेट कर देते 1 to 5, फिर 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, देख लो यहाँ पर क्लियरली, ठीक है। अगर हम ये 1000 वाला जो इन्होंने बोला ना कि हम लोग इन 1000 में ही है, ठीक है, तो हम लोग ये 1000 अगर नहीं लिखते, एक ही बात है, लिख भी सकते हो, ऐसा नहीं कि लिख दिया तो गलत है, हम वहां से सिमिलर करने के लिए कर दे रहे, ठीक है। जितना कम लिखना पड़े उतना तो अच्छा ही है, खराब क्या है ये देखो, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऊपर इन 1000 लिख देंगे, मैंने यहाँ 1000 में लिखा था, एक ही बात है, ऐसे भी करोगे तो जो आंसर आएगा, अगर ऐसे करोगे तो भी जो आंसर आएगा, और अगर हम लोग जहां दे रहे एक ही बात है, ठीक है। आई होप कि ये चीज समझ में आ रही है और हम क्या समझाए यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, बोनस इन रुपीस हम लोगों ने लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 से 5 में जो 1000 से लेके 5000 सैलरी के कितने हमारे पास जो है वर्कर है, तो ये 5 कहाँ पर जाएगा, 1 से 5 में जाएगा या 6 से 10 में जाएगा, ये 5000 वाला सैलरी कहाँ पर आएगा, 1 से 5 में आएगा या 6 से 10 में आएगा, बोलो। हम लोग बेसिक वाला पढ़े थे, ये ओवरलैपिंग वाला है कि नॉन ओवरलैपिंग, 1 से 5, 6 से 10 ओवरलैपिंग है कि नॉन ओवरलैपिंग, Non-overlapping. नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग है तो फिर 5 कहाँ पर आता है, यहाँ आएगा कि इसमें आएगा, 1 इसमें तो to कोई 5. हाँ इसमें तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, ये 5 में ही आएगा, ये तो 6 से स्टार्ट है, अगर ओवरलैपिंग होता तो कंफ्यूजन था, तो ये यहाँ पर एक लाइन लगा दिया टैली मार्क। 17 कहाँ आएगा, ये 16 से 20 में आएगा, ठीक है। 12 कहाँ पर आएगा, ये 11 से 15 में आएगा। 23 कहाँ पर आएगा, 21 से 25 वाले स्लैब में आएगा। 7 कहाँ आएगा, 6 से 10 वाले स्लैब में आएगा। 15 कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 4 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। 18 कहाँ आएगा, 18 आ जाएगा यहाँ पर। 10 कहाँ आएगा, 10 आएगा यहाँ पर। 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 15 15 15 15 यहाँ पर आ जाएगा। 9 9 9 9 9 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 8 8 यहाँ पर आएगा। अब 4 लगने के बाद पांचवा ऐसे लगता है टैली मार्क में। 13 13 13 13 13 यहाँ पर आ जाएगा। 12 12 12 12 भी यहाँ पर आ जाएगा, कट लग गया यहाँ, मतलब 5 2 2 यहाँ पर आ जाएगा। 12 12 12 12 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 3 3 यहाँ पर आ जाएगा। 15 15 यहाँ पर आ जाएगा। 14 14 भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया टैली मार्क, इसको लिखना चाहिए था टैली मार्क, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ये देखो 4 5 5 और 3 8, और ये हो गया 2 और ये हो गया 1, टोटल करके कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो देख लेते 8 + 2 10, 10 + 5 15 15 और ये मिला के हो गया 10, यानी कि 20 हो रहा है। बस अब टैली मार्क को थोड़ा मैच कर लेते हैं। 4 5 8 2 1 ऐसा होना चाहिए। 4 5 8 2 1 सेम आया है, ठीक है। अब हम लोग को एवरेज बोनस निकालने के लिए बोला है, तो बोनस का एवरेज कैसे निकालेंगे, मतलब ये वाला बोनस का जो अमाउंट है इसका हमें एवरेज निकालने बोला है कि एवरेज बोनस कितना पे हो रहा है। तो 2000, अब एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है, डेटा का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो 2000 कितने बार है, 4 टाइम्स है, क्योंकि 4 वर्कर है जिन्हें 2000 बोनस मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ता था, एफ, क्योंकि ये सब हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन के स्टार्टिंग में ही पढ़ा, मतलब जब हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट किए थे। तो एफ एक्स करने से ये हो गया 20,000, ये हो गया 15,000, ये हो गया
32,000, ये हो गया हम लोग का 10,000 और ये हो गया 6,000। अब एफ एक्स का टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय एफ। तो यहाँ लिख लेते समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ तो 20 है, बस इसका टोटल करेंगे, ठीक है। तो 10 और 6 16, 16 और 15 कितना होता है, 15 15 30, 30 और 1 लिया तो 31, 31 और 32 कितना हो जाएगा, दो 32 होता है तो 64, मतलब 63, 63 और 20 मतलब 83, 83,000। अब पता नहीं ओरली किया मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, देखते हैं सही किया कि मैंने, देखो नहीं किया मैंने, बोला मैम ना मैं बोल मैम 4 into 2000 8000 হবে। 8,000 होता है जो लिखे, ठीक ठीक 8,000। अच्छा, तो इसका मतलब मैंने कितना लिख दिया था उतना माइनस करके 8,000 ऐड कर देंगे। कितना लिखा था मैंने यहाँ पर, याद है? 20,000 लिखा था। 20,000 हाँ, तो 83 से 20 माइनस करने से कितना आएगा, 63, 63 में 8 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 71, है ना। 63 में 8 ऐड कर देंगे, 8 9 10 11, हाँ सही है। तो 71 डिवाइडेड बाई 20, ये देखो 71 डिवाइडेड बाई यहाँ 20 करेंगे तो एवरेज बोनस क्या है पता चल जाएगा, ये रहा 71 डिवाइडेड बाई 20। देखो कंसेप्ट हमारा ठीक है, बाकी मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो गया था, तो वो तो देखो कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा, वो तो तुम लोग को करना है, ठीक है। मेरा यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, मैंने 71 की जगह गलत कैलकुलेट कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। बट कंसेप्ट ये है, और ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने सेट सी में एक किया हुआ है, ठीक है। एक बार तुम लोग देखोगे तो शायद याद आ जाए, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो इतना बड़ा 1 मार्क के लिए थोड़ा कम चांसेस है, मतलब होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क है ना, अगर ये कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इस तरीके। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन था, चलो ये भी बता देते हैं, इसको ही क्यों बाकी रखे, ये वाला, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड द मीन एंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो यहीं पर दिखा देंगे, मीन और मीडियन कैलकुलेट करने बोला है, लेस देन 10, ठीक है, फिर लेस देन 20, लेस देन 30, ये क्या है, मार्क्स है। फिर ये जो है ना क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से कंटिन्यू किया है, इधर नहीं लिख के, ठीक है, ये डेटा को इधर नहीं लिख के, लेस देन 40 या लेस देन 50 इन्होंने इसके नीचे लिख दिया है, दो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते थे, जगह था, लेस देन 40, लेस देन 50 और इसके नीचे 27 और 30, ये है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है कि हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, कंप्यूट मोड यूजिंग द अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, और मीन मीडियन मतलब तीनों चीज कैलकुलेट करने बोला है, मीन मीडियन मोड, ठीक है, लेस देन 10। तो इन्होंने इंटरवल क्या लिया, देखो लेस देन 10 का मतलब होता है 10 से कम। तो 10 से कम जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कुछ भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर 10 तक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो है एक अप्रोक्सीमेशन वे में इस तरीके के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने, इन्होंने क्या किया है, हम लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। इन्होंने लिया है पहला स्लैब को 0 to 10, उसके बाद 10 to 20, क्योंकि लेस देन 20 बोला है तो 10 से लेके 20, फिर 20 to 30, 30 to 20, ऐसे करके इन्होंने अपना स्लैब बना लिया। लिखा क्या है देखो, व्हाट आर गिवन इन प्रॉब्लम इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब लेस देन टाइप ऑफ, ठीक है। और ऊपर से ये जो है ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, क्यों देखो, ऐसा फ्रीक्वेंसी हो नहीं सकता है कि जो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये ऑलरेडी क्यूमुलेट करके दिया है, 5 13 फिर 23 फिर 27 फिर 30, मतलब एक सीक्वेंस में है। क्या सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, 5 फिर 13 फिर 23 फिर 27 फिर 30। इसका मतलब क्या है, इससे ये पता चल रहा है कि ऑलरेडी क्यूमुलेट किया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमें कैलकुलेट करना है तो खुद से फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना पड़ेगा जब हम लोग मीन निकालेंगे। मीडियन जब निकालेंगे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया हुआ है। So we need to convert this cumulative frequency distribution to the corresponding frequency distribution and thereby computed the mean and median. हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा। तो इन्होंने ये सारे स्लैब्स को क्या किया है, इसको 0 to 10 लिया है, इसको 10 to 20 लिया है, इसको 20 to 30 लिया है। अब देखो ये करने का रूल्स है कि हम लोग क्या ले, लेकिन ऐसा कोई मतलब इसमें एक्चुअली इंफिनिटी से लेके 10 तक ही चलेगा, क्योंकि लेस देन 10 मतलब तो 10 के आगे कुछ भी कम वैल्यू हो सकता है। तो फिर भी क्वेश्चन करने के लिए हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट तो रखना पड़ेगा। तो 0 to 10 किया, उसके बाद बोला है लेस देन 20, तो 10 to 20 किया, इस तरीके से स्लैब लिया। तो हमारे पास भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग इस तरीके से एक स्लैब बना लेंगे अपने हिसाब से। तो ये देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है। अच्छा, अब क्यूमुलेट किया हुआ है फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट करने का मतलब याद है तुम लोग को, फ्रीक्वेंसी में जो भी डेटा होता है, जैसे मान लो 2 है, 3 है,
1 है, 7 है, तो क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी कैसे होता था, ये रहा 2, 2 में 3 ऐड कर देंगे 5, 5 में 1 ऐड कर देंगे 6, 6 में 7 ऐड कर देंगे, ये 13 हो गया। अब क्वेश्चन में एक्चुअली मुझे ये दिया हुआ है, कैसे पता चलेगा, इसका ट्रेंड देख के पता चलेगा कि ये लगातार बढ़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, तो ये 13 से अगर मुझे 7 लाना है तो हम 13 माइनस 6 करेंगे, 6 माइनस 5 करेंगे 1 हो जाएगा, 5 माइनस 3 करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर भी वैसे ही किया होगा, यहाँ पर देखो कैसे फ्रीक्वेंसी निकाला है, तो इन्होंने ऐसे किया है, पहला फ्रीक्वेंसी तो 5 आएगा क्योंकि पहले में तो कुछ क्यूमुलेट होता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, यहाँ पर क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी 5, 13, 23, 27 और 30। तो देखो पहला वाला 5 ही होता है क्योंकि पहले तो इसके आगे कुछ है नहीं, तो ये 5 में कुछ भी ऐड नहीं हुआ, 0 ऐड होके 5 हुआ। अब 5 में जो डेटा ऐड करके 13 हुआ, तो बोलो 5 में कितना ऐड करने से 13 होता है, कैसे करके निकालो, 5, 8 देन क्वेश्चन मार्क कि कितना ऐड करेगी 13 होगा, तो 5 में कितना ऐड करने से 13 होगा, 7, 8, ठीक 8 है, सही था 8। हाँ अच्छा, अब 13 में कितना ऐड करने से 23 आता है, 10 10, ठीक है, अब 10 में कितना कुछ ऐड करने से 27 आता है, 4 4। अच्छा, और 4 में कितना ऐड करने से 30 आ जाएगा, 3 सॉरी 4 में नहीं, ये ऐसे होगा ना, 5 में 0 ऐड किया 5, 5 में 8 ऐड किया 13, 13 में 10 ऐड कर दिया 23, 23 में 4 ऐड कर दिया 27, 27 में कितना ऐड करेंगे 30 आएगा, ऐसे सोचना था, ठीक है, 27 के साथ कितना ऐड करने से 30 आएगा, ये ऐड होके तो 30 आता है, तो 3 27 में 3, तो ये फ्रीक्वेंसी होगा 5, 8, 10, 4, 3। चलो देखते हैं, 5, 8, 10, 4, 3, ठीक है, इन्होंने माइनस कर करके लिखा है, मैंने दिखा दिया। हमारा क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट तो ये है ना, ये देखो ये क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट है, हमें क्या सोचना है, सिंपल ऐसा कि क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी तो ऐसे ऐड कर करके होता है, 5 में कितना ऐड करे 5 आएगा 0, ठीक है, फिर यहाँ 13 आ रखा है, तो 13 कैसे आया होगा, ऐसे करके यहाँ कुछ वैल्यू रहा होगा जिसको ऐड करके 13 आना चाहिए, तो 5 में कितना ऐड करके 13 आएगा 8, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखो फ्रीक्वेंसी निकल के आ गए। अब हमें तो बोला है मीन मीडियन मोड सब निकालने के लिए, तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्लास इंटरवल का मीड वैल्यू निकालेंगे, तो 10 और 10, 0 और 10 का मीड वैल्यू 5, 20 और 10 का मीड वैल्यू 15। मैंने और एक चीज भी सिखाया था तुम लोगों को कि अगर बीच में जो विद है, क्लास विद मतलब जो गैप है वो अगर बराबर है तो उतना उतना ऐड करेंगे तो मीड वैल्यू मिल जाएगा, जैसे कि ये सभी के बीच का गैप 10 करके है, ये देखो 10 करके, ठीक है, तो एक मीड वैल्यू निकाला, फिर उसमें 10 10 ऐड करते जाएंगे तो हमें बाकी मीड वैल्यू मिलते जाता है, तो 5 में 10 ऐड करा 15, 15 में 10 ऐड करा 25, 25 में 10 ऐड करा 35, 35 में 10 ऐड कर दिया 45, ठीक है, ये हो जाएगा। अदरवाइज करके भी देख सकते हो, लेकिन वैसा करोगे तो काफी टाइम जाएगा, ये दोनों प्लस डिवाइडेड बाई 2, 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 अगर बीच का गैप सभी में बराबर है तो उस गैप को ऐड करने से हमें मीड वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब तो क्या करना है, ये हो गया ए फ्रीक्वेंसी, ये हो गया वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, एफ एक्स निकालना है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ कर देंगे, तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, ये देखो 5 एंड 5 25, 8 और 15 120 होगा, 10 और 25 250, 4 और 35 140, 3 और 45 135, तो टोटल करेंगे तो 670, ये यहीं से दिखा दिया, ठीक है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर हम लोग यहाँ से देख लेंगे, बाकी तुम लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि मेरे जैसा कैलकुलेशन गलत ना करो। ये हो गया 670 और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 30, ये करने से पता चल जाएगा मीन कितना आएगा, ये मीन का फॉर्मूला लगाए, तो ये आ जाएगा 22.33, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, मीन निकाल लिया, अब हमें और क्या निकालने बोला है, मीडियन, तो मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही चाहिए, तो फिर ये देखो मीन निकालने के लिए हमें, मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, मीन तो निकल गया, मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 5, 13, 23, 27, 30, 5, 13, 23, 27, 30, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ये पहले इन्होंने 0 0 लगाया, अगर हम लोग नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, तो हमारा स्लैब, इन्होंने स्लैब में पहले 10 ही लिया है, पीछे वाला नहीं लिया, इसी कारण से क्योंकि वो फॉर्मूले में लगता नहीं है, बाकी मैंने जैसे सिखाया वैसे करके दिखाते, देखो 0 to 10, ठीक है, ये 5 जो है 0 to 10 हम यहाँ पर कर देते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to
50। मैंने फॉर्मूला क्या सिखाया है मीडियन का, ये देखो मीडियन का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है L1 प्लस N/2। देखो याद है कि नहीं, काफी दिन का बात हो रहा है। N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई या फिर C। ठीक है, अब मैंने जो भी लिखा है आई या C मुझे याद नहीं है, वो हम दोनों ही कभी कभी यूज कर लेते हैं, लेकिन मीनिंग एक ही होता है। सबसे पहले निकालना होता है N/2। N का मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि 30 है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे 30/2। 30/2 कितना आ जाएगा 15। अब हमें ढूंढना पड़ेगा ये 15 कौन से क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी में जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर डेटा कितना है 0 से लेके 5 तक, यहाँ पर है 5 0 से लेके 13 तक, यहाँ पर कितना है 0 से लेके 23 तक। तो 15 मेरा पहली बार कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर। मैंने ये 0 छोड़ दिया, ठीक है, मैंने ये 0 छोड़ दिया। बोलो यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर। क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी में ढूंढना पड़ता है कि 15 कहाँ फॉल कर रहा है। बोलो 15 कहाँ फॉल कर रहा है। 23। हाँ 23। वैसे तो कर रहा है 27 में भी, लेकिन पहली बार कहाँ कर रहा है 23 में, क्योंकि 23 का मतलब है 0 से लेके 23 डेटा। तो ये हो जाएगा हम लोग का मीडियन क्लास, ये हम लोग का हो जाएगा मीडियन क्लास। जैसे ये हम लोगों ने ढूंढ लिया, L1 क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, ये था फॉर्मूला, यानी 20। देखो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता याद कर रहे हो कि नहीं, लेकिन हम एक बार फिर से बता रहे हैं। देखो क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास प्लस N/2 15 आया, यहां से लिख दिया मैंने, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, इस क्लास का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देख लेते हैं ना, 20 to 30 का फ्रीक्वेंसी कितना है, यहाँ निकाला था। 20 to 30 का फ्रीक्वेंसी 10 है, ये देखो 20 to 30 का फ्रीक्वेंसी 10 होगा। यहाँ पर वो चीज इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 10 है। हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें, यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला यूज करके, गैर आई का मतलब होता है क्लास विद, दोनों क्लास का मीडियन क्लास का गैप। तो 30 और 20 का गैप 10। अब कैलकुलेशन करते हैं, 20 प्लस ये 10 10 कैंसिल आउट, 15 माइनस 13 हो जाता है 2। तो ये हो जाएगा 22। देखते हैं मेरे साथ आंसर मैच हुआ कि नहीं। हाँ हो गया, ये देखो 22। ठीक है, इन्होंने एक दूसरे प्रोसेस से किया है, उससे भी होता है, लेकिन इतना ज्यादा फॉर्मूला जान के हम लोग करें क्या, एक फॉर्मूला याद हो जाए वही काफी है हमारे लिए। ठीक है, 5-6 फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं, तो ये एक दूसरे तरीके से किया गया है, वैसे भी हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो मैंने जैसे सिखाया था वैसे भी निकल गया। तो मीन एंड मीडियन दोनों निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में और क्या बोला था, देखो बोला था जो रिलेशनशिप होता है ना मीन मीडियन मोड का, उससे मोड निकाल के दिखाओ। तो रिलेशनशिप याद है तुम लोग को, मीन मीडियन मोड का क्या होता था, मैंने ऐसे याद रखने के लिए बोला था, मीन माइनस मीडियन, और एक साइड लिखना है मीन माइनस मोड। जरा कम पड़ेगा, मीन माइनस मीडियन, और लिखा था इधर मीन माइनस मोड, और एक जगह पे 3 मल्टीप्लाई होगा। बोलो किधर 3 मल्टीप्लाई होता था, जरूरत पड़े तो कॉपी देख के बताओ। रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, बोलो किधर आता है 3। मोड साइड। तो मीन यहाँ पर माइनस आएगा, मीडियन। मीन माइनस मीडियन में आता है कि मोड में आता है, मुझे भी याद नहीं, हम देख लेते हैं। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मीडियन साइड आएगा एकदम, मीडियन साइड आएगा इसका मतलब, इधर नहीं आएगा। तो मीन कितना है 22.33 मीन, और मीडियन कितना है 22, फिर से मीन कितना है 22.33, मोड मोड ऐसे रहेगा। ठीक है, अच्छा अब ये 22.33 माइनस 22 मतलब 0.33, तो 3 इंटू 0.33 इक्वल टू 22.33 माइनस मोड। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 0.33 इंटू 3, तो ये हो गया 0.99, और ये 22.33 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 22.33। ठीक है, तो ये हो गया 21.34 आना चाहिए, देखते हैं। हाँ 21.34, ये देखो दिख रहा है 21 पॉइंट, हम ये देखो 21.34 आएगा। कैसे, सिंपल सा बात है, ये हो जाएगा 0.99, ये इधर आ जाएगा, माइनस मोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये करने से -21.34 इक्वल टू माइनस मोड,
माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो मोड इक्वल टू 21.34 ऐसे करके बन जाए। ठीक है, तो ये सब देखो ऑलरेडी हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन कर रखे हैं, बट इसमें थोड़ा सा जो है अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है, जैसे क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी करके दे दिया है, तो उसको कैसे निकालना पड़ेगा वो मैंने एक बार देखो यहाँ बता दी। ये दोनों क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे। HM तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखो यहाँ तक ही किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, इसका प्रॉपर्टीज वगैरह। वेटेड एवरेज, तो यहाँ पर हेडिंग करना है वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। तो वेटेड एवरेज मेथड, तो यहाँ पर वेटेड एवरेज कब यूज होता है, जब हम लोग का सारी चीजों का प्रायोरिटी इक्वल नहीं होके प्रायोरिटी में काफी सारा चेंजेस देखने को मिलता है, तब वेटेड एवरेज मेथड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट सेम, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं व्हेन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस जब सारे ऑब्जर्वेशंस का इंपॉर्टेंस सेम नहीं होता है, तब वेटेड एवरेज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देने से सुन लोग समझोगे कि इस बात का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि जब हम लोग स्कूल कॉलेज ये सब में पढ़ते हैं, तो हमारा काफी सारा टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि क्लास टेस्ट, ठीक है, मिड टर्म। वैसे हमारे टाइम पे, मतलब मैंने जहाँ पढ़ा, मैंने तो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, तो वहां ये सब कुछ नहीं होता था। सीधा हाफ ईयरली, उसके बाद जो है फाइनल एग्जाम, ठीक है। ये क्लास टेस्ट वगैरह का तो कोई सवाल ही नहीं था, ठीक है। अच्छा, थोड़ा बहुत ट्यूशन में जो होता था। तो ये देखो फाइनल टर्म, तो क्लास टेस्ट, मिड टर्म, फाइनल टर्म, ठीक है। अब क्या ये सभी का प्रायोरिटी हमारे लिए सेम होता है? बिल्कुल नहीं। जैसे हम लोग अपने फाइनल टर्म के लिए जैसे रेडी होते हैं, ऑब्वियसली मिड टर्म को उससे हल्का ले लेते हैं और क्लास टेस्ट को उससे भी हल्का ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्या प्रायोरिटी है हमारे लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइनल टर्म का जो रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो मिड टर्म का उससे कम। तो मान लो कि ऐसा कुछ वेटेज दे देते हैं कि इसका वेटेज है 5%, हमारे लिए इसका 25 और इसका 70%, तो मिला जुला के देखो 100% हो गया। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि वेटेज सेम नहीं है। क्लास टेस्ट का वेटेज 5% है हमारे लिए, मिड टर्म का 25-70% ये है। अगर ऐसा होता है तो सभी, अब मार्क्स हमें जो भी मिलेगा उसका हम लोग एवरेज निकालेंगे। मान लो हमें क्लास टेस्ट में जो भी मिला, मिड टर्म में जितना भी मिला, फाइनल टर्म में जितना भी मिला, अगर हम लोग उसका एवरेज करने जाए तो हमें वेटेड एवरेज करना चाहिए। सिर्फ एवरेज नहीं करना चाहिए, सिर्फ एवरेज नहीं करना चाहिए, वेट लगाना पड़ेगा। क्यों सिर्फ एवरेज नहीं करना चाहिए? क्योंकि सबका प्रायोरिटी सेम नहीं है। हाँ, अब क्लास टेस्ट मान लो 3-4 क्लास टेस्ट हुआ, तो वो 3-4 क्लास टेस्ट का अगर एवरेज करना है तो सिंपल एरिथमेटिक मीन से करना है, तब हमें वेट नहीं लगाना है, क्योंकि सारे के सारे क्लास टेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हमारे को बोला गया कि क्लास टेस्ट, मिड टर्म, फाइनल टर्म सबका डेटा दिया गया और बोला कि एवरेज करो, तब हमें वेटेड एवरेज लगाना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज को हम लोग थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल से प्रूव करके देखते हैं। जैसे कि देखो, मान लो यहाँ पर दो स्टूडेंट है, ए और बी, ठीक है। ये लोग क्या सीखते हैं? मान लो ये लोग म्यूजिक सीखते हैं, ठीक है, म्यूजिक। अच्छा, अब इनको मतलब इनका क्या बोले, इनको अगर हमें इवैल्यूएट करना है तो हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किया है। अटेंडेंस, ठीक है, कि क्लास में कौन कितना अटेंडेंस दिया है, मतलब कौन कितना क्लास में आता है, मतलब प्रेजेंट के हिसाब से होता है ना अटेंडेंस को। और हम क्या बोले, रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स मतलब अगर पूछा जाए कुछ भी गाने के बारे में, ठीक है, जो भी होता है, मुझे उतना नहीं नॉलेज है, ठीक है। तो म्यूजिक का जो भी होता है वहां भी तो पढ़ाई लिखाई होता है हर एक चीज का, ठीक है। तो वहां भी पूछा जाता है, तो फिर रेस्पॉन्स कौन ज्यादा देता है, ए या बी, और म्यूजिक स्किल किसका अच्छा है, ठीक है। मतलब देखो, अब ये जो म्यूजिक स्किल का बात हो रहा है ना, ये तो इनबिल्ड होता है इंसान के अंदर, ठीक है।
कुछ लोग जो है कोशिश करके अपने आप को पहुंचाते, कुछ लोगों को जो है पहले से ही मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि भगवान देके ही भेजता है, ठीक है, अब उसको जितना अच्छा करोगे उतना हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग अपने मेहनत से वहां तक पहुंचते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर किसी को थोड़ा कम ज्यादा मिला है तो वो नहीं होता है। देखो जिसको जो चीज ज्यादा मिला है उसको उसमें कम मेहनत करना पड़ता है, लेकिन हर एक इंसान को कुछ चीज ज्यादा कुछ कम मिलता है। ऐसा नहीं है कि सभी का सब कम है सभी का सब अच्छा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखो जैसे ए को अगर अटेंडेंस देखा जाए तो आउट ऑफ 10 ए का अटेंडेंस देखे तो 8, हम लोग बोल सकते हैं कि इसको 8 मार्क्स दे सकते हैं अटेंडेंस के बेसिस पे। रेस्पॉन्स के बेसिस पे देखा जाए तो आउट ऑफ 10 ए को 6 दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं आउट ऑफ 10 8। और म्यूजिक के स्किल का बात करें तो ए अच्छा गाता है तो 10 आउट ऑफ 10, और इसको अगर देखें तो 7 आउट ऑफ 10, ठीक है। अब अगर हमें इनका जो है एवरेज करने बोले कि भाई इनका अटेंडेंस, रेस्पॉन्स और म्यूजिक स्किल, ये तीनों चीजों का एवरेज करो। अब बोलो एक गाना सीखने अगर हम लोग जा रहे हैं, म्यूजिक सीखने जा रहे हैं, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? क्या अटेंडेंस इंपॉर्टेंट होना चाहिए, या रेस्पॉन्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए, या म्यूजिक स्किल किसके अंदर अच्छा है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए? बोलो प्रायोरिटी। जैसे यहाँ पूछा मैंने, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फाइनल टर्म का होगा, तो तुम लोग को क्या लगता है अगर म्यूजिक स्कूल में जा रहे हो या म्यूजिक सीखने म्यूजिक सेंटर में जा रहे हो, तो मुझे बोलो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए उस केस में? क्योंकि ये सब तो स्किल्ड बेस्ड चीज है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? म्यूजिक स्किल। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होना चाहिए। वहां अटेंडेंस या रिस्पॉन्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना किसी इंसान का स्किल होगा, ठीक है। अब चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, ठीक है, या फिर कुछ और हो, ठीक है, ड्राइंग हो, जो भी हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग एवरेज करके देखते हैं। अगर हम लोग सिर्फ एवरेज कर देते हैं तीनों चीजों का, तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 8 + 6 + 10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये आउट ऑफ 10 है तो 10 और हम नहीं लिख रहे हैं 10 देके, ठीक है, हम डायरेक्टली ये तीनों वैल्यूज डिवाइडेड बाई 3, और इसका एवरेज निकालेंगे तो 10 + 8 + 7 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा? 8 6 और 10। 8 8.33, ठीक है। तो ये हो गया 8 और 8.33, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि बी जो है वो ज्यादा अच्छा है, बी का एवरेज स्कोर ज्यादा अच्छा हुआ देन ए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम देखो, ये जो पढ़ने की ये जो मतलब ये जो क्लास है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो म्यूजिक स्किल है, फिर ए को ज्यादा प्रायोरिटी मिलना चाहिए था ना, ए का बेटर होना चाहिए था एवरेज स्कोर, बट ए की जगह बी का हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सिंपल एवरेज किया। अगर हम लोग इसका वेटेज निकाल लेते हैं, देखो वेट लगा दिया, वेटेड एवरेज निकालते हैं। अब वेट कैसे निकाला जाता है? सिंपल सीक्वेंस में 1 2 3 4 देके निकाला जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 में जो सबसे कम प्रायोरिटी है उसे 1 दो, उससे कम उससे थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी वाले को 2 दो, उससे ज्यादा को 3, उससे ज्यादा 4, ऐसे करके चलेगा। तो अटेंडेंस को हम लोग 1 देंगे प्रायोरिटी वाइज, रेस्पॉन्स को 2 देंगे, और इसको प्रायोरिटी वाइज 3 देंगे। और अब हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे इन दोनों का एवरेज, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज, ठीक है। तो वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? एफ इंटू एक्स, यहां पर भी हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एक्स, ठीक है। तो वेटेड एवरेज और जो फ्रीक्वेंसी वाला सिस्टम है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो सिर्फ 8 नहीं लिख के 8 इंटू 1 लिखेंगे, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी टोटल होता है 6 इंटू 2 लिखेंगे, और 10 इंटू 3 लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही वेट यूज करेंगे डिवाइडेड बाय 3 नहीं होगा, क्योंकि 8 1 टाइम यूज कर रहे हैं, 6 2 टाइम यूज कर रहे हैं, 10 3 टाइम्स यूज कर रहे हैं। तो टोटल डेटा कितने टाइम्स हम लोग यूज कर रहे हैं? बोलो। 8 अगर एक बार, 6 2 बार, जैसे फ्रीक्वेंसी करते हैं वैसे वेट का टोटल करोगे तो पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। 6 डेटा 6 टाइम्स नहीं हुआ, 8 एक बार, 6 2 टाइम्स, 6 इंटू 2 का मतलब, और 10 3 टाइम्स। ये तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी में डिटेल्स में देखा था। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 6। और यहां पर अगर वेटेड एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 इंटू 1, 8 इंटू 2, और 7 इंटू 3, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 8 + 12 + 30 डिवाइडेड बाय 6, 8.333 ऐसे। फिर ये 10
प्लस 16 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा 6.67, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब देखो ए का जो एवरेज स्कोर है वो ज्यादा निकला बी से, ठीक है। अब देखो प्रायोरिटी वाइज ये 6 पॉइंट आ रहा है कि ये 7 आएगा, शायद मेरे से कुछ गलत हो गया है। 21 है ना शायद, ये देख लेते हैं। 10 प्लस 16 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 6, 7.83 हुआ, ठीक है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी समझने के लिए आंसर इसमें भी ठीक ही आ गया, तो चलो ठीक है। देखो इतना आ गया। अब हम ये कहना चाह रहे, देखो वेटेज जैसे ही किया, पहले इसमें 8.33 आया था, देखो इसमें आ गया, ठीक है। मतलब ये थोड़ा बहुत इधर उधर डेटा हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये वैल्यू इधर आएगा, ठीक है, वो तो बाई चांस आ रहा है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि एवरेज करने पे हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो बेसिकली हमें सीखना क्या है, यहाँ पर सीखने को क्या मिला कि कब हमें वेटेज एवरेज करना चाहिए, कब हमें सिंपल एवरेज करना चाहिए। वेटेज तब करेंगे जब हमारा जो डिटेल्स है डेटा का, उसका इंपॉर्टेंस जो है सबका सेम नहीं है, तब हमें वेटेड एवरेज यूज करना चाहिए, ठीक है। अब देखो वेटेड एवरेज के बारे में क्या बोला है, व्हेन द ऑब्जर्वेशंस अंडर कंसीडरेशन, जो ऑब्जर्वेशंस हम लोग यूज कर रहे हैं, हैव ए हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस का जो ऑर्डर है वो हायरार्किकल है, मतलब कम से ज्यादा या ज्यादा से कम, ठीक है। हायरार्की होता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे लोअर लेवल मैनेजमेंट, फिर उससे ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक ट्री जैसा होता है हायरार्किकल ऑर्डर। तो हायरार्किकल ऑर्डर में अगर इंपॉर्टेंस हमें दिख रहा है कि सेम नहीं है, कम ज्यादा है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, वेटेड एवरेज करना चाहिए। वी टेक recourse to computing weighted average, which could be either weighted arithmetic mean or weighted geometric mean or weighted harmonic mean। तो बोल रहा है हमें कुछ भी करना पड़ सकता है, मे बी वेटेड अरिथमेटिक, वेटेड हार्मोनिक और वेटेड जो है जियोमेट्रिक मीन, ये तीनों में से कुछ एक करना चाहिए। जब हमें दिखता है कि भाई प्रायोरिटी हमारा चीज का सेम नहीं है, तब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो देखो हम अरिथमेटिक मीन ही सिखा रहे हैं, वेटेड जियोमेट्रिक मीन ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है, हम दिखाते हैं। ये देखो वेटेड जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन का सिस्टम मैंने बता रखा है, बाकी कहाँ यूज करना है वो तो तीनों के लिए एक ही है। मतलब हम लोग हार्मोनिक मीन लगाए कि जियोमेट्रिक मीन लगाए कि अरिथमेटिक मीन लगाए, तो वो तो देखो जब हमारा हायरार्किकल इंपॉर्टेंस दिखेगा। अब वेटेड कैसे होगा वो देखो हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। देखो हम ये हार्मोनिक का तो दिख नहीं रहा है, चलो हम देखते हैं जियोमेट्रिक का मिल जाए। मुझे याद है जियोमेट्री का वेटेज हम लोगों ने किया हुआ है, तो इसके आगे वाले पेज में मिलेगा। ये रहा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी के जगह वेट लिख दोगे तो एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी के जगह वेट लिख दोगे, बाकी सारा कैलकुलेशन सेम होगा। ये जो दिख रहा है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ग्रुप फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर वेटेज आ जाएगा तो बात बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हार्मोनिक मीन के केस में देख लेते हैं, हार्मोनिक मीन वाला, हार्मोनिक मीन का वेटेज ये रहा, फ्रीक्वेंसी ये जैसे है, ये एफ की जगह डब्ल्यू हो जाएगा, तो सेम प्रोसेस से हमें कैलकुलेट करना है। और कब करना है वो तीनों के लिए प्रोसेस एक है, कि जब हम लोग का इंपॉर्टेंस का वैल्यूएशंस में, मतलब इंपॉर्टेंस का जो मतलब इंपॉर्टेंस है उसमें जब हमें चेंजेस देखने को मिलेगा, सब सारे ऑब्जर्वेशंस का इंपॉर्टेंस सेम नहीं होगा, तब हम लोग जो है वेटेड एवरेज मेथड यूज करेंगे, जिसमें एरिथमेटिक मीन मैंने बता दिया कैसे होगा। हार्मोनिक और जियोमेट्रिक मीन ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी में जैसे हम लोगों ने किया हुआ है वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं। अब हम तीनों का ही लिखवा देते हैं फॉर्मूला, ठीक है, मैंने बोला तीनों ही लिखवा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे मीन फॉर्मूला, इसमें वेटेड मीन, वेटेड वेटेड मीन और फॉर्मूला। अगर हम लोग वेटेड एरिथमेटिक मीन कर रहे हैं, वेटेड एरिथमेटिक मीन कर रहे हैं, तो कैसे होगा, समेशन डब्ल्यू एक्स बाई समेशन डब्ल्यू। अभी किया देखो, ये क्या किया, ये वेट को डब्ल्यू लिखो, ठीक है, ये क्या था, ये जो मार्क्स मिला है वो एक्स था, तो डब्ल्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू। और अगर हम लोग वेटेड जीएम कर रहे हैं, वेटेड जीएम कर रहे हैं, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, जी इक्वल टू, जैसे मैंने बोला ना फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, देखो सेम वैसा ही लिखेंगे,
डॉट 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 एक्स एन डब्ल्यू एन, ठीक, जैसे फ्रीक्वेंसी लिखा था उसकी जगह पे ये 1/समेशन ऑफ डब्ल्यू, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको कभी कभी बुक्स में ऐसे भी दिया हुआ है, ये ऐसा एक पाई, इसको पाई बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है WIXI, एक्स आई डब्ल्यू आई का मतलब होता है आई का वैल्यू 1 से लेके n तक चला जाएगा। ये पाई जो साइन है इसको प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट फॉर्मेट में दिखाना है, क्या दिखाना है प्रोडक्ट फॉर्मेट में, डब्ल्यू एक्स टू द पावर डब्ल्यू दिखाना है, वही दिखाया हुआ है, ठीक है। और ये होल टू द पावर 1/समेशन ऑफ डब्ल्यू आई होगा। तो अगर बाई चांस ये वाला हमें एमसीक्यू में दे दे तो हमें पहचानना पड़ेगा ना कि वेटेड जीएम को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो वेटेड जीएम में क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई होगा। ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स 1 2 3 मतलब एक्स आई। ऑब्जर्वेशन टू दी पावर वेट होगा, वेट डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू आई, आई फॉर 1 2 3 4 डॉट डॉट इन तक, और टू दी पावर 1/समेशन ऑफ वेट होता है, तो वेट में डब्ल्यू आई लिखा है, तो डब्ल्यू आई का मतलब हो जाएगा 1 से लेके डॉट डॉट करके एन तक। अब यहाँ पर आ जाएगा वेटेड हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में क्या होगा, ऐसे समेशन ऑफ डब्ल्यू आई वेट के लिए डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू बाई एक्स, डब्ल्यू आई बाई एक्स आई, चाहो तो ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो फ्रीक्वेंसी में भी तो हम लोगों ने यही वाला किया था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बाई एक्स और ऊपर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वही हो गया। तो मैंने बोला ना वो दोनों हम लोग ऑलरेडी सीख रखे हैं। एरिथमेटिक मीन आज सीख लिया, वो भी हम लोग सीख रखे हैं फ्रीक्वेंसी बेसिस पे, यही तो सेम फ्रीक्वेंसी वाले केस में भी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही, तो बट फ्रीक्वेंसी और इसमें फर्क है। फ्रीक्वेंसी में जब हमारा मल्टीपल टाइम्स कोई ऑब्जर्वेशन जो है चलेगा, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स जब ऑब्जर्वेशन हमारा एक के बाद एक चलता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। और वेट का यूज कब करेंगे, जब हमारा ऑब्जर्वेशंस का इंपॉर्टेंस अलग अलग होगा, तो हम लोग उसे वेटेड से करते हैं। बाकी फ्रीक्वेंसी और वेट दोनों से ही आंसर तो एक ही आएगा, फॉर्मूला एक सब एक है, बट कंसेप्ट तो समझ में आना चाहिए हमें, तो वो मैंने बताया, ठीक है। ये हो गया वेटेड एक। अच्छा, अब ये सब हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या सीखना है, देखो ये सारा चीज हम लोग कर चुके हैं, सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अब हमें सीखना पड़ेगा तीनों का। देखो यहाँ पर आते हैं, हम बताते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। ये 14.1.7 आई थिंक बाकी है, बाकी हम लोग कर चुके हैं। ये बता देते हैं, ये यहाँ से बता देते हैं, उसके बाद ही दूसरे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारा बाकी है, बाकी सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। इसमें देखो बोला है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन दैट मीडियन मार्क इज 23। हम यहाँ से कर यहीं पर करके दिखा देते हैं। देखो हमें क्या क्या दिया है, 0 to 10, ठीक है, ये मुझे याद है, ये हम लोगों ने नहीं किया था। 20 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है, यहीं पर करके दिखाएंगे, तुम लोग कॉपी में लिख लेना। 5 8 क्वेश्चन मार्क 6 और 3। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये हमें ढूंढना है ये फ्रीक्वेंसी, तो इस फ्रीक्वेंसी का नाम हम लोग एक्स दे सकते हैं, चाहो तो ए दे सकते हो, चाहो तो जो जो मन चाहे दे सकते हो, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर F3 लिया है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है और थर्ड नंबर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो F3 लिया है। तो F3 लेना मैंडेटरी नहीं है, जो चाहो लिख सकते हो, मैंने तो बोला F3 की जगह X भी लिख सकते हो। चलो हम X लिख के दिखा देते हैं, X, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना है, बोला है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और गिवन डेटा मीडियन मार्क इज 23, तो मीडियन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई, ठीक है। अच्छा, मीडियन हमें 23 दिया हुआ है। मुझे एक चीज बोलो, ये 23 कहां से कहां तक लाई करेगा, बता सकते हो? ये 23 कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा? वही तो हम लोग मीडियन कैसे ढूंढते हैं, क्लास इंटरवल यहाँ पर ढूंढते हैं, फिर उसके बेसिस पे निकालते हैं। यहाँ 23 बोल दिया, तो 23 कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा? 20 to 30। 20 to 30, ठीक है। तो अगर मेरा ये, इसका मतलब क्या क्लास हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास, क्योंकि यहीं पर इसी क्लास इंटरवल में मुझे मीडियन का वैल्यू मिल रहा है। नॉर्मली हम लोग मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के बाद मीडियन निकालते हैं। अगर मुझे मीडियन दिया हुआ है तो उससे हम मीडियन क्लास पहुंच जाएंगे आराम से। L1 का मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास मिल गया है, कितना, 20, n2 n/2, तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता कितना है, ठीक है। क्यों नहीं पता, बिकॉज एक हमारा x है, तो हम लोग टोटल कर सकते हैं, भले ही हमें सारा डिजिट ना मिले, तो ये सबको टोटल करने से कितना लिखेंगे, 5 + 8 + x + 6 + 3, इसका टोटल कितना होता है?
5 + 8 + 6 + 3 + x टोटल करने से कितना होता है? 22. 5 + 8 + 6 + 3 22 + x भी तो बोलना पड़ेगा उसके साथ, x थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, एडिशन 22 + x, ये हो गया n का वैल्यू, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब n डिवाइडेड बाय लिखेंगे 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला नहीं है, चलो निकाल लेते हैं। पहला 5 में 8 ऐड होके कितना हो जाएगा? 13 13 में x ऐड होके कितना होगा? 13 + x 13 में 6 ऐड हो जाएगा तो कितना होगा? 19 + x 19 में 3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 22 + x, यही मेरा n है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या लेना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज x, और i मतलब इन दोनों के बीच का गैप जो कि 10 आ रहा है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम पहले ऐसे करेंगे 23 - 20 ये कर लेंगे। अब 22/2 और प्लस x/2, तो 22/2 11 होता है और x/2 हो जाएगा 0.5। देखो x/2 का मतलब 1/2, 1/2 x है ना, तो 1/2 कितना होता है? 0.5 5x, ठीक है, -13 डिवाइडेड बाय x इंटू कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। अब 23 - 20 तो ये हो गया 3, 11 - 13 कितना हो जाएगा? -2 प्लस 0.5x डिवाइडेड बाय x इंटू 10, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? ये 10 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? -20 प्लस 10 इंटू 0.5 कितना होता है? 5 होता है, 5x हो गया डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ करते हैं, 3x इक्वल -20 प्लस 5x, अब ये 5x इधर आ जाएगा तो -2x इक्वल टू -20, देयरफॉर x इक्वल टू 10, ठीक है। एक बार चेक कर ले कि फ्रीक्वेंसी 10 है कि नहीं है। हाँ, F3 10 आया, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसा सीखा है सेम वैसा फॉर्मूला पुट कर दिया, बाकी ये तो देखो कैलकुलेशन है, तुम लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो, इसका तो कोई वैसा रूल्स नहीं है। मैंने पहले ये 20 इधर लाया तो ये आसान मेथड है, 20 को इधर रख के करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगा, ठीक है। 20 को हमेशा इधर कर लो, फिर बाकी मैंने ये डिवाइड कर दिया, ये 13x 10 जैसे था वैसे किया, फिर मैंने ये देखो सबसे पहले मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके 0.5 कर दिया, अब बाकी आगे आगे कैलकुलेट किया, उससे आसानी से कैलकुलेट हो गया, तो ये देखो यहाँ पर आ गया आंसर मेरा 10। तो इस तरीके से अगर हमें कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी के साथ हमें ऑब्वियसली आंसर दे देगा कि इस क्लास इंटरवल का मीन ये है कि मीडियन ये है कि मोड ये है। तो मुझे मीडियन दिया था, तो मीडियन के फॉर्मूले में ट्रांसफर करके हमें पहले ढूंढ लेना पड़ेगा कि जो वैल्यू मुझे दिया हुआ है वो कौन से क्लास इंटरवल में, तो बाकी फॉर्मूले में धीरे धीरे हम लोग पुट कर देंगे इस तरीके से। एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, कर लेंगे। अगेन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बोल सकते हैं, ये भी हमारे जो है ऑप्शन से बन जाता है, तो जब ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे वहां पर कैसे बने, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग ये सब कर चुके हैं, ये सारा हो चुका है हमारा, ठीक है, लगभग चैप्टर कंप्लीट, बस जो फीचर्स है वो देखना है इसका। देखिए यहाँ पर ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट, फिर से बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि देखो थ्योरेटिकल ज्यादा हमारा आता है। बोल रहा है कि क्राइटेरिया फॉर एन आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर कोई आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मैंने इतना सारा पढ़ा, ठीक है, मतलब हम लोगों ने इतना सारा पढ़ा, मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड एवरेज, ठीक है। तो वेटेड एवरेज कोई अलग नहीं है, ठीक है, वो तो इन दोनों का जो बाकी तीनों का मतलब मीन, मीडियन, मोड का ही एक जो है एक्सटेंशन पार्ट है, इसको हम अलग से और बोलेंगे नहीं कि ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का कोई अलग पार्ट है, ठीक है। तो वो मीन का एक अलग सिस्टम है कैलकुलेट करने का, मीडियन का, मोड का, ठीक है। अब देखो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ बोला है कि कौन सा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इतना सारा तो पढ़ा, बट आइडियल कौन सा है, तो बोल रहा है आइडियल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। बोल रहा है कि फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर द आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ये तुम लोगों को मैंने तो हर एक चीज कॉपी में लिखवाया, तो ये अभी नहीं लिखवा रहे, लेकिन तुम लोग ये वाला लिख लेना अपनी कॉपी में, ये राइट डाउन कर लोगे तो बेटर होगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में जो है पीडीएफ वगैरह देखने का जरूरत नहीं है, कॉपी में जो लिख रहे हो, जो हम लिखवा रहे हैं वो देख के जाना काफी होता है। हाँ, बस क्वेश्चंस के लिए जो है पीडीएफ फॉलो करोगे, बाकी
यहाँ से कुछ पढ़ने का और जरूरत नहीं होगा। हाँ, जो क्वेश्चंस है उसके लिए फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर जैसे क्या बोला है कि आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कब होता है, इट शुड बी प्रॉपरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड। बोल रहा है कि आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो होगा जिसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है और अनएम्बिगुअसली, मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इजी टू कंप्रीहेंड, ये किसी को समझाने के लिए बहुत ही आसान होना चाहिए। इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट, ये कैलकुलेट करने के लिए सिंपल होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए। इट शुड हैव क्राइटेरिया डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, सॉरी सर्टेन क्राइटेरिया बोल दिया मैंने, ये जो है इसका एक सर्टेन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के प्रेजेंस से ये कम से कम इफेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो मैंने बहुत सारा चीज ऐसे ही बोल दिया, बट इस चीज को तुम लोग याद कैसे रखोगे, तो उसका भी है उपाय, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एक चीज को डिफाइन करके देते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे, पैरामीटर, और यहाँ पर लिखेंगे एलिजिबल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, सी डॉट टी लिख दिया। एलिजिबल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इधर लिखो नॉट एलिजिबल सेंट्रल टेंडेंसी, नॉट एलिजिबल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, सबसे पहले बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सेकेंड लिखेंगे रिजिडली डिफाइंड, थर्ड सिंपल टू कैलकुलेट, फोर्थ amenable to mathematical property, not affected by sampling fluctuation, suitable for open-end classification, बेस्ड मेजर्स, ओवरऑल बेस्ड मेजर्स फॉर ओपनिंग, ठीक है। ये यहाँ तक ही फिलहाल चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, अब इस पे लिखना पड़ेगा, इसमें आ, इसमें लिखना है एरिथमेटिक मीन, कॉमा जियोमेट्रिक मीन, कॉमा हार्मोनिक मीन, ठीक है। यहाँ लिखना है एरिथमेटिक मीन, कॉमा मीडियन, कॉमा मोड, एरिथमेटिक मीन, कॉमा जियोमेट्रिक मीन, कॉमा हार्मोनिक मीन। फिर इसके बाद इसमें लिखना है मीडियन, सॉरी एक मिनट, एक कम लिखती है, इसमें हो जाएगा एरिथमेटिक मीन, क्या हुआ गड़बड़, ये एम जी एम एच एम, उसके बाद एम मीडियन जी एम एच एम, अच्छा सॉरी ये गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया, इसको ठीक करना है, ये हो जाएगा जी एम एच एम, ठीक है। उसके बाद वाला एम मीडियन और मोड, ये उल्टा हो गया, एक लाइन आगे लिख दिया, इसका इसमें लिख दिया, उसका उसमें लिख दिया, सॉरी तुम लोग को काटना पड़ेगा, एम मीडियन और मोड, ठीक है। और एम जीएम और एचएम, ये बात, एक एक आगे का लाइन लिख दिया मैंने, इस वजह से गलत हो गया। उसके बाद मीडियन
उसके बाद वाला भी मीडियन। अच्छा, अब हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले देखो तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया था ना, देखो सबसे पहला क्या था, प्रॉपरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड, इजी टू कंप्रीहेंड, सिंपल टू कंप्यूट, तो वही सब मैंने लिया है। देखो रिजिडली डिफाइंड, सिंपल टू कंप्यूट, ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए, सैंपल फ्लक्चुएशन से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन वाला बात है, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 4 जो है वो मैंने पहले लिया है। तो जो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस होगा वो बेस्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होने का एक क्राइटेरिया होता है। तो बोल रहा है कि एएमजीएम एचएम ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो इस चीज को समझते हैं। तो पहले पॉइंट के समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिया 3 ऑब्जर्वेशन 2 4 6, ठीक है, हम इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। इसका अरिथमेटिक मीन कितना होगा, 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई 3, यानी हो जाएगा 12/3। तो ये हो गया मेरा 4। अच्छा देखो, इसका हम लोग जीएम भी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि एएमजीएम एचएम इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है। तो हम पहले एएमजीएम और एचएम ही निकालेंगे, उसके बाद बाकी चीज को बताएंगे। एएमजीएम एचएम, तो जीएम में क्या होता है, जीएम में हमारा 2 × 4 × 6 टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 × 4 × 6 मतलब 48 टू दी पावर 1/3, ठीक है, 48 टू दी पावर 1/3। इसको फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 × 2 × 2 2 × 3, तो 3 यहाँ पर चला जाएगा, 2 × √6, 2 × √6 होगा, वो लिख देते हैं। चलो हाँ, 2 × √6, ये तो हम लोगों ने सीखा था ना कैसे होता है, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया। एच एम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 1/2 1/4 और 1/6, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3, 1/2 का मतलब 1/2, 0.5 यहाँ पर कर लेते हैं, 1/4, ये समझाने के लिए है ना, तो हम कैलकुलेशन पे ज्यादा उतना ये नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ थोड़ा डायरेक्टली कर ले रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा। 0.166 है, ये 17 ले लेते, 167, तो यहाँ पर हो गया 0.17, ऐसे ले लेते, 0.17 प्लस 0.25 प्लस 0.5, तो ये आंसर आ गया 0.92, 0.92, तो ये आ गया 3.26, ठीक है, ये इतना आंसर आ रहा है 3.26। अच्छा अब देखो, हम लोगों ने वो 3 एरिथमेट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखो जो है, उसमें से 3 का हम लोगों ने आंसर निकाला। और क्या क्या होता है, मीडियन और मोड, ठीक है, मीडियन और मोड। मीडियन कैसे निकलेगा, इसका मोड कैसे निकलेगा, ठीक है। अब देखो, तुम लोग को एकदम स्टार्टिंग क्लास याद होना चाहिए, तब मेरा बात जो है और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका आगे भी कुछ है, तो यही पेज यहाँ पर दिख रहा है, इसके आगे का नहीं दिख रहा है, तो ये शायद इसके आगे का शायद हमारा बेसिक ऑफ जो है स्टैटिस्टिक्स उस पेज के साथ चला गया होगा, ठीक है। तो अगर तुम लोग देखोगे वहां पर, तो तुम लोग को ये मिल जाएगा अपने कॉपी में, कि जब हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिखा था, वहां पर लिखा था ऐसे, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये 5 होता है, ठीक है। तो ये 3 और ये 2। अब इस ऑब्जर्वेशंस का मीडियन क्या होगा, 2 4 और 6, इसका मीडियन क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो है इसको ऑलरेडी अरेंज करके ही दिया हुआ है, क्योंकि मीडियन निकालने का फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है, हमें अपने डेटा को अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। अरेंज करने का मतलब होता है शॉर्टर टू ग्रेटर हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मीडियन 4 होगा, और मोड कितना होगा, मोड यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि कोई भी डेटा खुद को रिपीट नहीं कर रहा है, तो मोड का आंसर 0 हो जाएगा। अच्छा अब ये तो समझ गए कि 2 4 6 का आंसर ये आएगा। अब हमें बोला है कि बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो देखो अरिथमेटिक मीन जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 4 6 तीनों को ले रहे हैं, जियोमेट्रिक मीन जब कर रहे हैं तो यहाँ भी तीनों को ले रहे हैं, हार्मोनिक मीन जब कर रहे हैं तब भी ये तीनों को ले रहे हैं। लेकिन जब हम लोग मीडियन और मोड निकाल रहे हैं, तो हम लोग ये 2 और 6 को इग्नोर कर रहे हैं। हमारा आंसर क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, उस पर 2 और 6 का कोई इंपैक्ट नहीं है, हमें ये देखना है कि मिडिल का डेटा क्या है। लेकिन अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, यहाँ पर ऐसा
नहीं है कि 2 और 6 पे फोकस नहीं है, 4 पे ही है, या 4 और 6 पे है, 2 पे नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे ऑब्जर्वेशन पे फोकस्ड है, सारे ऑब्जर्वेशंस को मिला के ही ये तीन चीज कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन मीडियन के केस में ऐसा नहीं है, सारा फोकस जो है 4 के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि मीडियन सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है। इस लाइन का मतलब ये होता है। मोड पे भी वही है, देखो मोड का आंसर 0 आ गया। अब मोड, अब देखो, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो मेरे यहाँ पर 6 के बाद और एक 6 होता, सपोज करो कि 6 के बाद और एक 6 होता। अब तुम लोग बोलोगे फिर तो यहाँ देखिए ये सबको ही बदलना पड़ेगा, तो जरूरत क्या है, हम लोगों ने तो समझ लिया कि सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होने का मतलब यहाँ एक 6 और लगाओगे तो आंसर चेंज होते जाएगा, उससे क्या फर्क है, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा। अब मोड क्या होता है, अगर मैंने 2 6 लगाया होता तो मोड का आंसर मेरा 0 की जगह 6 हो जाता, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड नंबर, तो मोड का तो 3 आंसर होता है ना। मोड कैन बी 1, मतलब मोड का एक आंसर हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एक से ज्यादा, या फिर 0 भी हो सकता है जब रिपीटेशन नहीं होता है। अगर यहाँ मिलेगा तो हम दिखा देंगे, बट यहाँ मुझे क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल से दिख रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन से, तो चलो मोड दिख जाएगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर देखते हैं, दिख जाएगा तो हम तुम लोग को दिखा देते हैं। पेज ये देखो, मोड का आंसर क्या हो सकता है, कैन बी 1, मोर देन 1, नन, इस तरीके से मैंने दिखा दिया था, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग मोड भी करते हैं तो हम लोग जो चीज सीख रहे थे वो कहाँ गया, यहाँ, ठीक है? देखो तो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता। अगर मेरा यहाँ पर 2 6 होता, मेरा आंसर 6 आता, तो फोकस क्या होता कि कौन सा डेटा अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो सारे ऑब्जर्वेशन पे फोकस नहीं होता, सिर्फ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन पे फोकस्ड होता। तो इसीलिए ये अच्छा क्राइटेरिया नहीं माना गया है। बोल रहा है कि बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन होता है तो वो अच्छा क्राइटेरिया है। तो बोल रहा है एलिजिबल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो इस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल है वो है एम, जीएम और एचएम। तो जो एलिजिबल नहीं है वो कौन है, वो है मीडियन और मोड, ठीक है। नेक्स्ट, रिजिडली डिफाइंड, तो वो कौन सा क्राइटेरिया, रिजिडली डिफाइंड का मतलब है ये देखो, ये वाला, प्रॉपरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड, इसको हम लोग बोलते हैं रिजिडली डिफाइंड, ये बोल सकते हैं, ठीक है। पक्का पक्की इसको डिफाइन किया गया है, मतलब कोई किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो रिजिडली डिफाइंड का मतलब ये हो जाता है, देखो रिजिडली डिफाइंड कौन है, एम है, मीडियन है, जीएम है और एचएम है, ठीक है। तो कौन नहीं है, मोड, है ना। देखो एम, जीएम, एचएम, मीडियन है, कौन नहीं है, मोड। क्यों नहीं है वो समझते हैं। देखो एग्जाम्पल, रिजिडली डिफाइंड, तो रिजिडली डिफाइंड का मतलब अभी अभी दिखाया, मोड का आंसर 3 हो सकता है, नन, 1, मोर देन 1, ठीक है। तो ये रिजिडली डिफाइंड नहीं हुआ कि इसका आंसर कभी भी चेंज हो सकता है, एक से ज्यादा आंसर हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये फिर रिजिडली डिफाइंड नहीं है। एक से ज्यादा आंसर होता है तो वो रिजिडली डिफाइंड नहीं है। रिजिडली डिफाइंड मतलब क्या, एक ही आंसर होना चाहिए कि भाई ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ये आंसर होगा, लेकिन मोड में ऐसा नहीं है ना। देखो मोड का आंसर क्या है, अगर मेरा यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरा मोड का आंसर 2 आया था, ठीक है, यहाँ पर एक ही आंसर आया था, दैट इज 2, यहाँ पर आंसर आ गया 2 एंड 10, और यहाँ पर आंसर आ गया कितना, 0, ठीक है। तो मोड का कोई ठीक नहीं है, कुछ भी आंसर आ सकता है, तो ये रिजिडली हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई मोड का आंसर इतना ही, मतलब एक ही आंसर होगा, इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो कुछ जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, ऐसा नहीं है। तो मोड का आंसर जो है इस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। मोड कैन बी 1, नन, या फिर मोर देन 1। इस वजह से बोलते हैं कि मोड रिजिडली अपने आप को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। मतलब अनएम्बिगुअस हो गया, ठीक है, सॉरी एम्बिगुअस हो गया, अनएम्बिगुअस नहीं हुआ और प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं हुआ। अब उसके बाद सिंपल टू कैलकुलेट, तो ये चीज जो है देखो, ये समझने के लिए हमें कोई एग्जाम्पल का जरूरत नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा कैलकुलेशन सीखने में हमें कौन से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुआ पता है, ज्यादा एफर्ट देना पड़ा जीएम में
और HM में। बाकी कैलकुलेशन आसान है, ठीक है। AM, मीडियन और मोड ये सब कैलकुलेशन आसान होता है, लेकिन अगर कुछ डिफिकल्टीज कैलकुलेशंस में है तो वो होता है GM और HM, क्योंकि उसमें क्या होता है मल्टीप्लीकेशन टू दी पावर इस तरीके का होता है। तो अगर किसी को AM का कैलकुलेशन सिखाओगे और मीडियन और मोड का, तो देखो अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी होगा तो तुम लोग बोलोगे उसमें तो फॉर्मूला है, कैलकुलेशन बड़ा, वो तो देखो अलग चीज है, वो तो एक्सपेरिमेंट करके बाद में ग्रुप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वगैरह लाया गया, तो वो फिर उस तरीके से कैलकुलेशंस बेस्ड अगर देखेंगे तो वहां पर थोड़ा याद करना पड़ता है फॉर्मूला, तो फिर उस तरीके से होता है। लेकिन अगर नॉर्मल देखेंगे तो एवरेज अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, ठीक है, जो उसका बेस है, बाकी तो उसी से बाकी फॉर्मूले को जो है ट्रांसफर करके किया गया। अगर तुम लोग को याद है मैंने मीडियन का एक जो है ड्रॉ करके भी दिखाया था कि मीडियन का फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने साथ साथ ये भी बोला था कि एग्जाम में ऐसे करके करना पॉसिबल होगा, इसीलिए फॉर्मूले का जरूरत है। बाकी देखा जाए तो सबसे आसान तो मीडियन मोड है, क्योंकि मीडियन में बीच का ऑब्जर्वेशंस देखो हो गया, मोड में रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस देखो हो गया, एम में ऐड करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। अब तुम लोग बोलोगे फ्रीक्वेंसी में तो फिर हमें समेशन एफ वगैरह याद रखना पड़ता है, वो तो हम लोग जैसे जैसे चीजों को एक्सपेरिमेंट किए हैं तो हमें पता चला कि भाई इसको 8 मुझे अगर 5 बार लिखना है तो हम 8 करके 5 बार नहीं लिख के 8 into 5 करेंगे। तो देखो पहले ऑब्वियसली कैलकुलेशंस में प्लस ही आया होगा, माइनस आएगा, उसके बाद जो है प्लस को रिप्लेस करके, मतलब रिप्लेस नहीं, मतलब प्लस के बेनिफिट को और भी अच्छे तरीके से देखने के लिए मल्टीप्लीकेशन आएगा। एक डेटा को 5 बार ऐड करके लिखने से अच्छा है कि उस डेटा को इंटू 5 कर दे, ठीक है। तो ये सब तो एडवांस है, ठीक है, एडवांस है। तो वैसे ही एम, मीडियन और मोड ये सबसे इजी है कैलकुलेट करना, और सबसे मुश्किल होता है GM और HM, क्योंकि HM में कितना सारा प्रोसेस होता है, पहले उसे रिवर्स करो, फिर ऐसे करो, फिर वैसे करो, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि सबसे आसान जो है अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड है, सिंपल टू कैलकुलेट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो सिंपल टू कैलकुलेट एम जो है, ये देखो जैसे हम लोग ले लेते हैं 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 तो 2 + 5/2, इसको 2 नहीं करके 3 करके 3 + 5 8/2, तो ये 4, ठीक है। अब इसमें अगर मुझे मीडियन निकालना हो, अच्छा मुझे और एक डेटा लेना पड़ेगा एटलीस्ट मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पर ले लेते हैं 2 और एक बार ले लेते, चलो 2 + 3 + 5 मतलब 10/2 यानी 5 हो गया, ठीक है। मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा 2, 2 to 5 में मीडियन 2 हो गया। मोड क्या हो जाएगा, मोड भी हो जाएगा 2, दो बार अपने आप को रिपीट किया है। लेकिन इसी का GM निकालेंगे तो देखो कितना प्रॉब्लम है, 2 × 2 × 5 टू दी पावर 1/3 मतलब 20 टू दी पावर 1/3। अब ये 1/3 को सॉल्व करना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है, तो हम यहीं तक रखेंगे। HM को कैलकुलेट करना, तो ये देखो यहाँ 3 फिर 1/2 1/2 + 1/5, तो ये सब डिफिकल्ट माना गया है कैलकुलेशन करना, तो इसीलिए सिंपल टू कैलकुलेट में हमारा एम, मीडियन और मोड जाएगा, ठीक है। तो ये देखो सिंपल टू कैलकुलेट होना चाहिए, सिंपल टू कंप्लीट या कैलकुलेट, ये क्राइटेरिया भी हम लोगों ने देखा, ये देखा, देखो 1 वाला क्राइटेरिया देख लिया, 3 वाला देख लिया, 4 वाला देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एमेनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी किसका है, बोल रहे हैं एम, GM और HM का है, तो फिर किसका नहीं है, मीडियन और मोड का नहीं। ये तो देखो कैसे पता चलेगा, मीडियन और मोड को कैलकुलेट करते हैं ऑब्जर्व करके, ठीक है। मिडिल पोजीशन में जो डेटा है वो मीडियन है, मीडियन वाला वैल्यू है, जो रिपीट कर रहा है अपने आप को वो मोड है। देखो इसी एग्जांपल से हम लोग 4th पॉइंट को भी समझ सकते हैं, देखो ये सब में मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन मीडियन कैसे निकाला, बस आंख से देख के कि भाई 2 है बीच में। मोड कैसे निकाला, 2 अपने आप को रिपीट कर रहा है, इस वजह से। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी सिर्फ जो है AM, GM और HM में है, मीडियन और मोड में मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है। और अच्छा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बनने के लिए डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए, जिसका नहीं है वो फिर आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, हम लोग तो फॉर्मूला यूज करके करते। मैंने अभी बोला कि वो सारे फॉर्मूले को इन्वेंशन किया गया चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। अगर तुम लोग को याद है हम फिर से बोलेंगे, यहाँ मुझे दिख नहीं रहा, पता नहीं वो PDF आगे कहाँ मिलेगा मुझे, ये देखो मिल गया मुझे लग रहा है मीड वैल्यू, हाँ शायद ये देखो मीडियन का मैंने एक यहाँ पर तुम लोग को दिखाया था कि मीडियन हम लोग देखते हैं, हाँ ये देखो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैंने बोला था ना ऐसे चेंजेस देख के टोटल, लेकिन उसके बाद मैंने बोला क्या हम लोग इतना समय हमें मिलता है एग्जाम में कि हम लोग ऐसे बॉक्स बना बना के करके देखें कि मीडियन वैल्यू कैसे आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है। बाकी ये कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी बेस्ड है नहीं, ठीक है। इसका बेसिस क्या है, ऑब्जर्वेशन, पोजीशन, ठीक है। कहीं पर पोजीशन मायने रखता है, कहीं पर रिपीटेशन मायने रखता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करने का बात हुआ है।
फिर बोल रहा है कि सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड नहीं होता है, वो अच्छा प्रॉपर्टी होता है। अगर कोई सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड नहीं है, लीस्ट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम, अच्छा ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन या सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन एक ही बात है, ये लिख दो लीस्ट अफेक्टेड लिख दो, हाँ इसको नॉट नहीं लिख के इसको लिख दो लीस्ट अफेक्टेड, कम से कम अफेक्टेड हो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से। सैंपल का फ्लक्चुएशन होना या एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का प्रेजेंस बात एक ही है। देखो हम समझाते हैं, मीडियन कभी सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से फ्लक्चुएट नहीं होगा, बाकी सब होगा। बाकी सब में कौन है? बाकी सब में है एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और सिर्फ मीडियन एक ऐसा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो कि फ्लक्चुएशंस, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से लीस्ट अफेक्टेड होता है। कैसे? जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले, क्या एग्जांपल ले, सोचते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया 1, 5, 9, 10 और 14, ठीक है, ऐसे ले लिया, ठीक है। अब हम एरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं। एक काम करते हैं, ये 1 को बाद में यहाँ लगाएंगे, ये 3 डेटा लेते हैं, 5, 9 और 10 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? 19 प्लस 5 कितना होगा देखते हैं, 24/3, ठीक है, 8 हो गया, ठीक है। अच्छा अब मान लो हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर मैंने लगा लिया 100, 5, 9, 10 और यहाँ पर लगा लिया मान लो 2, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? 100 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो गया 102, इसमें ऐड हो जाएगा, 24 तो पहले ही आया था और 102 ऐड होके 126 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 25.2। तो देखो आंसर में कितना चेंजेस आ गया, जैसे ही हमारा सैंपल फ्लक्चुएट हुआ, इधर 100 और उधर हम लोगों ने 2 लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर हम लोग मीडियन लेते हैं, मीडियन निकालते हैं, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशंस का, तो इस ऑब्जर्वेशंस का अगर हम लोग मीडियन निकालेंगे, अच्छा मेरे से ना थोड़ा सा एग्जाम्पल सेटिंग गलत हो गया, अगर ये लेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हम इसको एक काम करते हैं, इसको मुझे 5 से ज्यादा लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको ले लेते चलो 8, तो मेरा काम हो जाएगा, ये 8 लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जो आंसर मतलब जो समझाना चाहते वो कंप्लीट नहीं हो पाए। तो 100 प्लस 8 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 26.4, 26.4, ठीक है। अब अगर हम इसका मीडियन निकालेंगे, ठीक है, इसका हम लोग मीडियन निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा? इसका अगर हम लोग मीडियन निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा? इसका मीडियन निकालेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 9। और अगर इसका मीडियन निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? हम लोगों ने डेटा को थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया, चेंज कर दिया, तो इसमें हमारा आंसर कितना होगा? 9। 9. 9, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने सैंपल को फ्लक्चुएट किया, बट दोनों ही केस में आंसर हमारे मीडियन का 9 ही आ गया, तो इसका मतलब सैंपल चेंज होने से मीडियन को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। मिडिल में मेरा 9 आना चाहिए, अगर 9 आ रहा है तो मेरा दोनों केसेस में आंसर 9 होगा। तो वही चीज बोल रहा है कि सैंपल अगर फ्लक्चुएट करे अपने आप को, मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एएम को पड़ता है, एएम का आंसर चेंज होगा। सेम तरीके से इसका जीएम निकालोगे तो जो आंसर आएगा, इसका जीएम निकालोगे तो अलग आंसर आएगा। और करके नहीं दिखा रहे इतने बड़े बड़े डेटा का, करके क्या होगा? एचएम इसका निकालोगे तो ऑब्वियसली इसका एचएम निकालने से जो आंसर आएगा, इसका एचएम निकालोगे तो अलग आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है, इसीलिए। तो ये लीस्ट इफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, सबसे कम इफेक्टेड यही होता है। और मोड के केस में भी वही होगा, अगर इसका मोड निकालेंगे तो अलग आंसर आएगा, इसका मोड निकालेंगे अलग आंसर आएगा। हालांकि यहाँ पर दोनों ही केस में मेरा 0 आ रहा है, वो बात अलग है। देखो मोड के लिए अगर तुम लोग यहाँ पर मोड निकालोगे तो भी 0 आएगा, यहाँ मोड निकालोगे तो भी 0 आएगा, तो तुम लोग बोलोगे सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से तो फ्लक्चुएट नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है लीस्ट इफेक्टेड, सबसे कम इफेक्टेड मीडियन होता है, और उसके बाद देखा जाए तो मोड ही होता है। लेकिन मोड भी इफेक्टेड होता है, अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो मोड पे असर नहीं दिखा पा रहा है। देखो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं, मान लो मैंने लिया 2, 2, 2, 3, हम थोड़ा अरेंज करके ही देते हैं 10, तो मोड हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा मैंने ऐसे ले लिया
यहाँ पर 2 1 3 ऐसे कर दिया, 2 फिर 1 9 1, ठीक है, और ये एज इट इज रखा 2, देखो 3 2 मैंने रखा है, थोड़ा इधर उधर करके रखा है, और ये 10, ठीक है। अब मोड का आंसर कितना आएगा, सबसे ज्यादा बार अपने आप को कौन रिपीट कर रहा है, 1 भी और 2 भी, ठीक है। तो मेरा आंसर 1 एंड 2 दोनों हो गया। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा सैंपल को फ्लक्चुएट कर दिया, मतलब इसमें डेटा और एड ऑन कर दिया, मेरा आंसर देखो मोड का चेंज हो गया। तो ये भी चेंज होगा, लेकिन मीडियन सिर्फ एक ऐसा है कि वो मतलब डेटा अगर हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है, सैंपल को फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो वो सबसे कम इफेक्टेड मीडियन होता है, बाकी सब इफेक्टेड होते हैं, ठीक है, सबसे कम मीडियन होता है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है सुटेबल फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है, क्या ये फीचर्स भी यहाँ पर था? देखो, ये बेस्ड ऑन सिंपल टू कंप्यूट, इजी टू कंप्रीहेंड, किसी को समझाना आसान है। अच्छा, यहाँ दिया नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी भी काम आएगा, तो हम बता देते हैं। देखो यहाँ पर बोला है कि सुटेबल फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। अब ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखो ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल, ओपन एंड क्लासिफिकेशन, एक्स यहाँ पर ए फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मैंने एक्सएम, देखो हम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिया बिलो 20 20 टू 30, ऐसा क्वेश्चन दिया, मान लो 30 टू 40 40 टू 50 एबव 50, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये बिलो 20 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 10 टू 20, क्योंकि यहाँ 20 टू 30 30 टू 40 का गैप है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो 10 से ही स्टार्ट हुआ है। बिलो 20 का मतलब बेसिकली माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करके 20 तक होता है, एबव 50 का मतलब क्या होगा, 50 से लेके शुरू करके प्लस इंफिनिटी तक होगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपने कैलकुलेशन के लिए लिख सकते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्यूमुलेटिव वाला क्वेश्चन किया ना, तो वहां पर हम लोग अपने मन से, उन्होंने भी किया था 10 टू 20 20 टू 30, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 10 से स्टार्ट है, वो तो कैलकुलेशन पर्पस पे हम लोग लिख सकते हैं। बट इसका स्टार्टिंग माइनस इंफिनिटी है, क्योंकि बिलो 20 है ना, तो माइनस डेटा से स्टार्ट हो रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेके 20 तक, फिर बीच का ये सब बता रखा है। अबव 50 का मतलब 50 से लेके 60 तक ही है, ऐसा हम लोग लिखेंगे अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने दिया। बट ऐसा थोड़ी होता है कि 60 तक ही है, अबव 50 का मतलब तो प्लस इंफिनिटी तक जहां जाएगा टाइम लाइन में, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मान लो ऐसा है कुछ 3 4 2 5 और 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने बताया, ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन है। देखो ओपन कहाँ हुआ है, एंड कहाँ पर हुआ है, वो समझ में नहीं आता है, मतलब उसका प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी वाला रिलेशन है, तो इसे ओपन एंड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब ओपन एंड क्लासिफिकेशन के केस में सबसे बेस्ट मीडियन होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो जब हम लोग इसका एरिथमेटिक मीन निकालने जाएंगे तो हमें क्या चाहिएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, और क्योंकि ये क्लास इंटरवल है तो सबसे पहले हमें मीडियन वैल्यू चाहिए। अब बोलो इसका मीडियन वैल्यू कैसे निकाले, इसका तो निकाल लेंगे 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 25 हो जाएगा। इसके बाद वाला कैलकुलेट करोगे तो 35 हो जाएगा, इसके बाद वाला करोगे तो 45 हो जाएगा। बट इसका और इसका कैलकुलेट करना आसान नहीं है जब तक हम लोग कुछ एजम्पशन ना ले ले कि ये कहां से शुरू होता है कहां से खत्म होता है, ठीक है। तो ये इसका प्रॉब्लम है। तो हम लोग एक एजम्पशन बेसिस पे यहाँ पर वैल्यूज ले लेते हैं, लाइक 10 टू 20, फिर यहाँ पर निकाल लेते हैं कि 15 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी ले लेते हैं, ये 40 टू 50 है तो हम लोग बोल देते हैं 50 टू 60, फिर यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 55, लेकिन ये एजम्पशन बेस्ड करते हैं, ठीक है। तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन जो है एम को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। सेम तरीके से देखो जीएम तो इस तरीके के क्लास इंटरवल के लिए हम लोगों ने किया नहीं, सिर्फ एम देखने से काफी है, लेकिन मीडियन को इम्पैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बात समझो। अगर मुझे मीडियन निकालना है, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सीएफ, ठीक है। तो सीएफ में 3 3 प्लस 4 7 7 प्लस 2 9 9 प्लस 5 14 14 प्लस 1 कितना हो गया 15, ये एन आ गया। अब मुझे मीडियन अगर निकालना है तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, L1 प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई, ठीक है। तो n बाई 2 कितना हो जाएगा 15 बाई 2, 15 बाई 2 करने से 7.5 आएगा, जो कि मेरे इस क्लास इंटरवल को
मीडियन क्लास बताएगा, ठीक है, क्योंकि ये मिडिल में कोई ना कोई वैल्यू को लेगा, एकदम एक्सट्रीम इधर इधर का नहीं लेगा, तो फिर ओपन एंड क्लासिफिकेशन को मीडियन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओपन एंड क्लासिफिकेशन में मीडियन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो 15/2 माइनस, अब देखो यहाँ जो जो वैल्यूज होगा वो पुट कर देंगे, लाइक यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये सब डेटा को देखते हुए मैंने लिखा, बाकी सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन है और मीडियन निकालने बोला है, तो हमें कुछ एजम्पशन लेने का जरूरत नहीं है, मीडियन अपने आप कैलकुलेट हो जाता है क्योंकि वो मिडिल वैल्यू पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो फिर सूटेबल नहीं होता है ओपन एंड क्लासिफिकेशन किस किस मेजर्स के लिए, एरिथमेटिक मीन के लिए, जियोमेट्रिक मीन के लिए, हार्मोनिक मीन के लिए और मोड के लिए, ठीक है। मोड के केस में भी हमारा कोई भी क्लास इंटरवल हो सकता है, अगर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ का क्लास इंटरवल हुआ तो उस केस में हमें फिर एजम्पशन बेसिस पे जो क्वेश्चन आंसर आएगा वो, जैसे कि 10 को हम लोग ऐसे एजम्पशन ले रहे हैं तो एजम्पशन बेस्ड पे निकलेगा, लेकिन मीडियन में हमारा ऐसा एजम्पशन बेस्ड पे नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, अब देखो, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा, अगर देखो आइडियल इसमें से कौन सा होगा जो इसमें से सारे क्राइटेरिया में से सबसे ज्यादा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, तो अगर देखें तो एम सब जगह पे, ठीक है, एक्सेप्ट ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि एम को आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी माना गया है, ठीक है। देखो एम कितने जगह पे है, 1 2 3 4, ठीक है, और मीडियन देखो 1 2 3, मीडियन भी 4 जगह पे है, बाकी सब देखोगे तो जीएम देखो 3 जगह पे है, ठीक है। मोड देखो एक ही जगह पे है, मोड एक ही जगह पे है, इसका तो छोड़ो, बात ही छोड़ो। ये एच एम देखो 2 3 जगह पे है, ठीक है। तो एम 4 जगह पे है, मीडियन भी 4 जगह पे है, फिर भी एएम को ही जो है सबसे बेस्ट माना गया है, जीएम को उसके बाद माना गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का ही तो सेम सेम क्राइटेरिया फुलफिल है। फिर एएम को ही क्यों आइडियल माना गया है, जीएम को जस्ट, मीडियन को उसके बाद का माना गया है। क्यों माना गया है? बिकॉज एरिथमेटिक मीन का जो भी मतलब एरिथमेटिक मीन एक ऐसा कैलकुलेशन है जिसको हम लोग बाकी चैप्टर्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। मतलब एरिथमेटिक मीन बिना जाने हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी चैप्टर्स में भी एरिथमेटिक मीन का सारा प्रॉपर्टीज वगैरह यूज होता है, इसीलिए इसको बेस्ट माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज लिखना चाहिए हमें, ये एमसीक्यू में पूछेगा, बेस्ट मेजर्स अगर ओवरऑल तरीके से बोले तो एरिथमेटिक मीन, और इसे आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी माना गया। और बेस्ट मेजर्स फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन कौन है? बेस्ट मेजर्स फॉर ओपन एंड, ये तो अभी बताया, फिर भी ये एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, तो अभी समझाया मीडियन होता है, ठीक है। तो तुम लोग को भी आंसर देना है मीडियन, ठीक है। ये हो गया हमारा बेस्ट मेजर्स फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। तो आइडियल एम को ही माना गया है, हालांकि मीडियन और एम दोनों का क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करने का कैपेसिटी सेम है, इसका भी 4 उसका भी 4, फिर भी हमें यहाँ पर जो है यही कैलकुलेट करना है। तो ये देखो यहाँ पर एक पैरा लिखा हुआ है, वो भी पढ़ के समझा दो, ये वाला। कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। ये पैरा पढ़ के बता दो। बोला है आफ्टर डिस्कसिंग द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नाउ वी आर इन पोजीशन टू हैव ए रिव्यू ऑफ दिस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सो फार। बोल रहा है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सारे कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है किसका क्या पोजीशन है, एज द रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आर कंसर्न ऑन द बेसिस ऑफ रिक्विजिट्स ऑफ एन आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बोल रहा है
कि relative merits and demerits are concerned on the basis of requisite of an ideal measures of central tendency which we have already mentioned in section 14.1.2. 14.1.2 कौन सा है? वो जो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ था ना क्राइटेरिया, अभी जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ के दिखाया, वो है नंबर 14.1.2। ठीक है, अच्छा आप देखो यहाँ पर क्या बोला है कि the best measures of central tendency usually is arithmetic mean. It is rigidly defined. क्यों? क्योंकि ये rigidly defined है। इसका एक ही आंसर होता है, based on all observations होता है, easy to comprehend है, simple to calculate है and amenable to mathematical properties है। However, arithmetic mean is one drawback, लेकिन इसका एक drawback है, क्या था? Sampling fluctuation से इसे प्रॉब्लम होता है। ये देखो, AM has one drawback in the sense that it is very much affected by sampling fluctuation. In case of frequency distribution, mean cannot be एडवोकेटेड फॉर ओपेनेंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर देखें तो और एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो एरिथमेटिक मीन है वो ओपेनेंट क्लासिफिकेशन में सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, जो दो ड्रॉबैक हम लोगों ने देखा। लाइक एम, मीडियन इज ऑल्सो रिजिडली डिफाइंड। देखो मैंने बोला था ना, एम के पीछे पीछे मीडियन आता है, मीडियन भी रिजिडली डिफाइंड, इसका भी आंसर एक होता है। इजी टू कंप्रीहेंड है, समझाना आसान है, कैलकुलेशंस करना आसान है एंड कंप्यूट। बट मीडियन का प्रॉब्लम क्या है? ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है और इसका कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है। हाउएवर मीडियन इज नॉट मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, लेकिन जो अरिथमेटिक मीन का ड्रॉबैक है वो मीडियन के लिए ड्रॉबैक नहीं है, वो उसका मेरिट्स है। इट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है फॉर एन ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए ये एक बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी माना गया है। फिर मतलब मीडियन का बात हो रहा है। ऑल द मोड इज मोस्ट पॉपुलर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि मोड मोस्ट पॉपुलर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। देयर आर केसेस व्हेन मोड रिमेन्स अनडिफाइंड, लेकिन मोड पॉपुलर है, पॉपुलर में मोड है, लेकिन बोल रहा है कि इसमें अनडिफाइंड है मोड। ठीक है, क्योंकि मोड का कोई डेफिनेशन नहीं है। मोड कैन बी वन, मोड कैन बी नन, मोड कैन बी मोर देन वन। अनलाइक मीन इट हैज नो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, मोड इज आल्सो अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। मतलब नंबर वन में है मीन, उसके बाद ही होता है मीडियन, उसके बाद आता है मोड। ठीक है, अब मोड ये सब पीछे पीछे क्यों चल रहा है वो मैंने बता दिया। फिर जीएम, एचएम और एएम पॉजेस सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, ये तीनों का मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होता है। दे आर रिजिडली डिफाइंड, ये तीनों रिजिडली डिफाइंड है, बेस्ड ऑन सारे ऑब्जर्वेशन पे है, बट दे आर डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड एंड कंप्यूट। बट ये सब कैलकुलेट करना और कंप्यूट करना, यानी कैलकुलेट करना, कंप्रीहेंड यानी समझाना मुश्किल है। एज सच हैव लिमिटेड एप्लीकेशंस for the computation of average rates and ratios such like things। ठीक है, बोल रहा है कि as such have limited applications, और इसका limited applications भी है for the computation of average rates and ratios and such like things। अगर हमें ratios निकालना है या फिर हमें average rates निकालना है, average ratios निकालना है, ठीक है, तो वो सारी चीजों में इसका एप्लीकेशंस जो है वो लिमिटेड है, बहुत ज्यादा इन चीजों को हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एवरेज फॉर रेशियो, एवरेज फॉर रेट्स, ये सारे केसेस में ये बोला है। ठीक है, तो ये चीज जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, मैंने यहाँ पर एक समरी बना देने का कोशिश किया है, ये पढ़ना एनफ है, इससे समझ जाओगे कि क्या आंसर हमारा होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेटा, इन द फॉर्म ऑफ रेट और रेशियो, अदर फॉर्म। ठीक है, अगर डेटा रेशियो के फॉर्म में हुआ तो हम लोग क्या यूज करते हैं? रेट और रेशियो। ठीक है, तो अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो हमें जीएम यूज करना है। ठीक है, और अगर अदर देन परसेंटेज दिया हुआ है तो हमें एचएम यूज करना। ठीक है, और किसी और फॉर्म में है तो हमें एम यूज करना है। मतलब कब हमें एम यूज करना है, कब हमें जीएम और कब हमें एचएम। तो अगर हमें रेट या रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? रेट यानी परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज हुआ तो जीएम, और अदर देन परसेंटेज हुआ तो एचएम यूज करना है। ठीक है, जैसे परसेंटेज का मतलब ऐसे 12%, 7% इस तरीके का दिया हुआ है। ठीक है,
और अदर यानी ये देखो, अदर यानी जैसे 30 मिनट्स पर सेकेंड, 16 मिनट्स पर सेकेंड, ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं रेट्स, ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं रेट्स, ठीक है। ये भी एक तरीके का रेट्स होता है, ठीक है। और ये हम लोग का हो गया परसेंटेज, एंड इसको रेशियो भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो जब हम लोग 12/100 करेंगे और ऐसे मान लो 7/100 किया तो इसका रेशियो निकल जाएगा, या 12/100 करते तो 12:100, वो भी एक रेशियो होता है कि आउट ऑफ 100 12, ठीक है। रेशियो का मतलब तो डिवाइड फॉर्म होता है ना, तो ये देखो परसेंटेज, ये हो गया। तो अगर हमें रेट्स फॉर्मेट में दिया तो HM यूज करेंगे, और अगर हमें परसेंटेज या रेशियो फॉर्मेट में दिया तो हम लोग इसमें GM का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना है हमें, अगर कोई कैलकुलेशंस वगैरह देगा इस तरीके का तो हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे कि कब कौन सा चीज अप्लाई करेंगे। अच्छा चलो, ये फुल हमारा रेडी हो गया। अब हम लोग यहाँ से जो है कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखो सेट बी और सी हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया हुआ है, ठीक है, पहले। तो वो ना मुझे याद भी नहीं है, अब तुम लोग भी ढूंढ पाओगे कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे देख के रखना पड़ेगा कौन कौन सा किया हुआ है, तुम लोग भी देख के रखोगे तो बेटर होगा। बट जो यूनिट 1 है वो तो हम लोगों ने किया नहीं है एक भी, तो अभी हम लोग थोड़ा यूनिट 1 जितना सा टाइम बच रहा है उस पर हम लोग ट्राई करते हैं। देखो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मेजर्स क्या मेजर करता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी AMGM HM और हार्मोनिक मीन क्या मेजर्स करता है, द स्कैटरनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, बोथ A एंड B, नन ऑफ दिस। बोलो कौन सा आंसर लग रहा है। पहले दिन का कॉपी का फर्स्ट पेज निकालो अगर है तो, क्योंकि मेरे यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया वो पेज। अगर होता तो हम दिखाते, हम कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल जाए तो तुम लोग अपना देखो कि देखते हैं ये पेज। Central location of the हाँ हाँ observations. हाँ हाँ, सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यही मैंने सिखाया था कि सेंटर के तरफ डेटा क्लस्टर होता है। बट मुझे मेरा वाला क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ कहाँ चला जाता है। सब तो सही सही लिखा है मैंने, फिर भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कौन चला गया। पार्टनरशिप ये है, बजट, बेसिक ऑफ कॉस्ट, सेंट्रल टेंडेंसी, ये पर होना चाहिए सेंट्रल टेंडेंसी, यही से मैंने स्टार्ट किया, नहीं दिख रहा है। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, आंसर मुझे मिला, चलो ठीक है। तुम लोग अपने कॉपी में देखोगे तो कहीं ना कहीं तो है, बट मुझे अभी नहीं दिख रहा है मेरा वो PDF, पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये आंसर बी होगा। सेंट्रल लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं। अब देखो ये सब थियोरेटिकल चीजें, लेकिन एग्जाम में ज्यादा आएगा, हम ये बता देते हैं। कैलकुलेशंस जैसा हम लोगों ने सेट बी में छोटा छोटा किया है वैसा आएगा। फिर बोल रहा है वाइल कंप्यूटिंग एरिथमेटिक मीन फ्रॉम ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम लोग अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, वी एज्यूम दैट द क्लास आर ऑफ इक्वल लेंथ, द क्लास हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, ऑल द वैल्यूज ऑफ क्लास आर इक्वल टू द मीड वैल्यू ऑफ दैट क्लास, नन ऑफ दिस। कौन सा आंसर होगा, चलो हम थोड़ा सा समझा देते हैं। बोल रहा है कि जब हम लोग एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं किसका, ग्रुप फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसे 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, 30 to 40 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोग क्या एजम्पशन लेते हैं, बोल रहा है कि क्लासेस आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारे क्लासेस का लेंथ इक्वल होना चाहिए। क्लास लेंथ का मतलब होता है क्लास बाउंड्री, मतलब अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। ये बोल रहा है कि सारे क्लास का क्लास लेंथ इक्वल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है 10 है। और फिर बोल रहा है द क्लास हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर अगर कोई फ्रीक्वेंसी है तो 2 2 2 2 ऐसा ही होना चाहिए। मान लो अगर 2 है तो 3 है तो 3, बोल रहा है कि इक्वल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। या फिर ऑल द वैल्यू ऑफ द क्लासेस आर इक्वल टू द मीड वैल्यू ऑफ द क्लास। अगर हम लोग इसका मीड वैल्यू निकालेंगे इस क्लास का तो ये कितना हो जाएगा, 30/2 मतलब 15, ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 35। तो बोल रहा है कि ऑल द वैल्यूज ऑफ क्लास, क्लास के जितने भी वैल्यूज है वो मीड वैल्यू से बराबर होंगे। ये एजम्पशन के साथ हम लोग क्वेश्चन करते हैं, या नन ऑफ दिस। तो बोलो इसमें से कौन सा हम क्रॉस लगा दे, पहले बोलो क्या लगता है। मैंने तो समझाया अपने हिसाब से, तुम लोग बोलो कहाँ पर क्रॉस, कौन सा आंसर होगा। ये नहीं पूछ के हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, बोलो कौन सा इसमें से गलत दिया हुआ है, कौन सा एजम्पशन गलत लग रहा है तुमको। एक तो आंसर बोलना ही चाहिए, सारा ही बोलना चाहिए, फिर भी हम थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं। एक आंसर तो मुझे देना ही चाहिए तुम लोग को कि ये वाला क्रॉस लगा दीजिए, ये आंसर हो ही नहीं सकता। Option B. करेक्ट, ऑप्शन बी, क्लास फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा, ऐसा कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है।
अच्छा, अब बोल रहा है क्लासेस आर ऑफ इक्वल लेंथ, यहाँ दिख रहा है, लेकिन मुझे एक चीज बोलो, अगर ये 10 to 20 के बाद ये 20 to 50 हुआ, फिर ये मान लो 60 to 90 हुआ, तो क्या हम लोग एरिथमेटिक मीन नहीं निकाल पाएंगे? मुझे एक चीज बोलो, क्या हम लोग नहीं निकाल पाएंगे? ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? नो क्योंकि मैम। नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, ठीक है। तो यहाँ जो है वो है, हम लोग मीड वैल्यू निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है सारे क्लासेस का लेंथ इक्वल होना चाहिए? वो क्वेश्चन में होता है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। और ये बोल रहा है ऑल द वैल्यूज ऑफ क्लास, क्लास के जितने भी वैल्यूज है वो मीड वैल्यू के साथ बराबर है। बोलो ये बात सही है कि नहीं? मतलब ये मीड वैल्यू हम लोगों ने निकालते वक्त क्या कंसेप्ट सीखा था कि मुझे 10 से 20 के अंदर के बीच का वैल्यू लेना है। अब मुझे नहीं पता कि 10 से 20 के अंदर क्या क्या वैल्यू है, क्योंकि देखो 10, 10.1, 10.111, 2, 3 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, 11, 12, 13, 13.5, कितना सारा डेटा होगा मुझे नहीं पता। तो फिर उसके चलते हम लोगों ने क्या किया, इस बीच में इतने कंफ्यूजन है कि हम लोगों ने उसका एवरेज लेना स्टार्ट किया, दैट इज द मीड वैल्यू। तो हम लोग ये जब हम लोग एफ एक्स निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते, इसके बदले इसको कंसीडर करते हैं, इंटू एफ करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग ये अजम्पशन नहीं लेते हैं कि इस क्लास में जितने भी वैल्यूज है वो 15 से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये क्लास के जितने भी वैल्यूज है वो 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस क्लास में जितने भी वैल्यूज है वो 35 से रिप्रेजेंट हो रहा है, एवरेज से। मीट निकालने का मतलब तो एवरेज ही होता है। तो बोलो कौन सा ऑप्शन इसका मतलब सही है? क्या सी सही है या नॉन ऑफ? ऑप्शन सी। अभी वही तो समझा हम लोगों ने कि ऑल द वैल्यूज ऑफ क्लास, मतलब इस क्लास के जितने भी वैल्यूज है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, उसका मीड वैल्यू, ठीक है। ये हम लोगों ने जब ये वाला पढ़ा था ना, एक बार तुम लोग देखना सारे क्लासेस को अच्छे से, वहां पर हम लोगों ने ये वाला चीज पढ़ा था, या फिर उसी क्लास को पर्टिकुलरली चेक करना पढ़ा था, ठीक है। तो एक बार फिर से बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा रॉन्ग है? आज पढ़ा, मीन इज रिजिडली डिफाइंड, मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, मीन हैज सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ दिस। कौन सा रॉन्ग है, गलत है? देख के ही बताओ कौन सा गलत है। टाइम लो। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब क्या था? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मीन हैज सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, ये बात गलत है। देखो ना टेबल देखो, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन तो अभी समझाया, हिंट्स तो दे रहे हैं, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन ही आंसर होगा, इसको पढ़ के देखो। मीन क्या सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड हुआ था कि नहीं हुआ था? बोलो। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब क्या था? देखो कौन से वाले था, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से कौन इफेक्टेड हुआ था? मीन, जीएम, एचएम सब कोई होगा, कौन नहीं होगा? मीडियन, ठीक है। मीडियन। तो फिर आंसर क्या होगा? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस से इफेक्ट नहीं होता, ये गलत बात है, ठीक है। मीन रिजिडली डिफाइन, करेक्ट। मीन का मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, करेक्ट, ठीक है। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? यूजुअली मीन इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यूजुअली मीडियन इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मोड इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ, नॉर्मली जीएम इज द। बोलो कौन है? नॉर्मली किसको हम लोग बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे? बोलो। अभी तो बोला सबसे बेस्ट मीन। एम, सबसे बेस्ट मीन कहा गया, ये वाला, ठीक है। फोर्थ का आंसर ए हो जाएगा। फॉर ओपिनियन क्लासिफिकेशन कौन सा बेस्ट माना जाता है? बोलो, अभी बहुत बात बोला, आज ही पढ़ा है। फॉर ओपिनियन क्लासिफिकेशन बेस्ट कौन माना जाता है? मीडियन। मीडियन, ऑप्शन सी सही है। द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डज नॉट इफेक्ट, एक्सट्रीम मतलब ये साइड में क्या लिखा हुआ है उससे इफेक्ट नहीं होता है, कौन? बोलो, मैंने नहीं बताया, तुम लोग बोलो। साइड में जो ऑब्जर्वेशन है दोनों एक्सट्रीम, मतलब दोनों एकदम कॉर्नर के जो ऑब्जर्वेशन है उससे इंपैक्टफुल कौन नहीं होता है? एम, मीडियन या मोड, या एनी ऑफ दिस, कोई भी इनमें से। साइड वाले वैल्यू को, वैल्यू जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसको? मीडियन।
मीडियन ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो मिडिल वैल्यू से इंपैक्ट होता है। तो साइड में कौन है, क्या फर्क पड़ता है, साइड में बहुत हाई डेटा हो या बहुत लो डेटा हो, क्या फर्क पड़ता है, उसको तो मीडियन से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो 6 का आंसर हम लोग का हो जाएगा, इसका मतलब 6 नंबर का आंसर हो गया हम लोग का बी। ठीक है, बी हो गया। 7, इन केस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन कैसे निकाला जाता है, बोलो, ये सिखाया हुआ है मेरा। एनी ऑफ द टू मिडिल मोस्ट वैल्यू, द सिंपल एवरेज ऑफ द टू मिडिल मोस्ट वैल्यू, वेटेड एवरेज ऑफ द टू मिडिल वैल्यू, एनी ऑफ दिस। बोलो, पता नहीं याद है कि नहीं, और मुझे नहीं मिल रहा है मेरा पीडीएफ, क्या मुश्किल है। हाँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, द सिंपल एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज, करेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। हम लोग एवरेज ही करते हैं दो मिडिल वैल्यू का। ये देखो, जब मिडिल में हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मैंने ये देखो लिख पाया था, तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों का एवरेज। ये रहा 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन हम लोग का बी सही है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है, बोलो। कॉमनली मतलब हम लोग बात बात पे किस तरीके का एवरेज करते हैं, क्या बात बात पे जीएम, एचएम, मीडियन, मोड ये सब करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन। ठीक है, यानी कि जो बचपन से एवरेज सीखते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, कौन सा यूनिकली डिफाइंड नहीं है, मीन, मीडियन, मोड या ऑल ऑफ द मेजर्स, कौन सा ठीक तरीके से डिफाइंड नहीं किया गया, यूनिक नहीं है, मतलब उसका वैल्यू यूनिक नहीं है, एक से ज्यादा वैल्यू आ सकता है। यूनिक का मतलब है कि एक वैल्यू नहीं है, यूनिक मोड। डेटा नहीं। मोड, मोर देन वन, मोर देन वन, नन, या फिर जीरो। ठीक है, जीरो यानी नन, वन मोर देन वन। ठीक है, तो इसलिए मोड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट, बोलो सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगा तुम लोग को इसमें से, मीन, मीडियन, मोड, जीएम, बोलो। सिंपल फ्रीक्वेंसी के बेस पे बताना कौन सा सबसे डिफिकल्ट होता है। जीएम। जीएम, ठीक है, सबसे डिफिकल्ट वही होता है, बाकी सब डिफिकल्ट नहीं है। तुम लोग वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मत सोचो, वो सब बाद में कैलकुलेशंस लाया गया है इजी करने के लिए। ठीक है, बैठ बैठ के ड्रॉ करके तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए। विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कंसिडर्ड फाइंडिंग द एवरेज रेट्स, अभी लिख पाया, रेट्स निकालने के लिए कौन सा यूज होता है, बताओ। एम, जीएम, एचएम, बोथ बी एंड सी, बोलो। रेट्स, रेट्स का मतलब एचएम। एचएम। ठीक है, रेट्स का भी हम लोगों ने क्या लिखा, रेट्स का, हाँ, रेट्स और रेशियोज। तो यहाँ पर हम लोग का अच्छा ठीक है, इन्होंने आंसर दिया है ना, बोथ बी एंड सी दिया है, बोथ बी एंड सी, मतलब रेट्स के लिए बोल रहा है कि जीएम, एचएम दोनों यूज होता है। ठीक है, लेकिन एचएम ज्यादा यूज होता है, रेट्स और रेशियो। तो ठीक है, इसमें ना मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मुझे भी याद, मुझे तो जो लग रहा है बेस्ट एचएम ही होता है। ठीक है, ये एक बार हम देख लेंगे, फिर तुम लोग बताना। मैंने जो बोला है उसके हिसाब से तो आंसर सही दे रहे हो, सी है, बट इन्होंने बोथ बोला है, तो हम एक बार इसे देख लेंगे। ठीक है, इसको देख के कंफर्म कर देंगे, तो ये थोड़ा सा याद रखोगे। ठीक है, हम नेक्स्ट दिन ये कंफर्म करेंगे। फिर 12th नंबर में बोलो, इसमें से कौन सा वाला रिलेशनशिप सही लिखा हुआ है, बोलो बोलो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मीन माइनस मोड, हम देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन ए सही है। वेटेड एवरेज आर कंसिडर्ड व्हेन, वेटेड एवरेज कब कंसिडर करते हैं, बोलो, आज ही सीखा। द डेटा आर नॉट क्लासिफाइड, द डेटा आर पुट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, बोथ बी एंड ए एंड सी, कौन सा सही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये आंसर होगा। अच्छा, अब बोल रहा है which of the following results hold for a set of distinct positive observation, अगर हमारा observations जो है वो distinct है तो इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लास्ट क्लास में लिख पाया था, देखो कॉपी देखो, लास्ट क्लास में लास्ट यही पॉइंट लिख के हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ऑप्शन ए। 14th का आंसर ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी होगा। तो एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम हुआ था लास्ट क्लास का क्वेश्चन, लास्ट क्लास। अगर डिस्टिंक्ट है तो एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम, डिस्टिंक्ट अगर है, ठीक है, तो फिर एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम, मतलब ऑप्शन सी होगा। 15,
व्हेन ए फर्म रजिस्टर प्रॉफिट एंड लॉसेस, किसी फर्म यानी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी हुआ है लॉस भी हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कंसिडर्ड, तो कौन सा हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, मतलब कौन सा कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते, एम जीएम मीडियन या मोड, बोलो। Mode. नहीं, मोड। अगर 5 बार -10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो मोड का आंसर -10 होगा, बोलो। माइनस कौन से वाले में नहीं कंसीडर किया जा सकता था, आज भी स्टार्टिंग में बताया, प्लस उसको डिफाइन करते वक्त भी बताया। कौन सा ऐसा कैलकुलेशन है जो माइनस से नहीं निकल पाता है, अगर मेरा ऑब्जर्वेशन माइनस हो गया तो नहीं निकलेगा, मैंने बोला भी था एमसीक्यू में पूछेगा, ये तो हम दिखा देंगे, शायद मिल जाएगा मुझे। AM. एम तो मेरे एवरेज माइनस होने क्या होगा, जीएम, जीएम का यहाँ पर अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का पावर से कभी आंसर नहीं आता है, ये देखो यहाँ पर लिख दिया था, कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। तो ये होता है, क्योंकि अगर नेगेटिव हुआ कांट बी डिफाइंड होता है, तो रूट अगर नेगेटिव, तो नेगेटिव तो हो ही सकता है, किसी को मान लो मैंने एग्जाम लिया, आउट ऑफ 10 -2 -3 मिल सकता है, तुम लोग सोचोगे -2 कैसे मिला, एमसीक्यू में मिलेगा, जितना सही किया और उससे डबल गलत कर लिया, ठीक है, तो फिर आंसर जो है अगर हम लोग चेक करें नेगेटिव में भी जा सकता है, तो रिजल्ट नेगेटिव में भी आ सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव आया तो उसका एवरेज में किया जा सकता है, एएम करते वक्त नेगेटिव से कोई इश्यूज नहीं है, जीएम करेंगे तो इश्यूज है, बिकॉज ये देखो ये लिखा था, मैंने बोला भी था, इसमें जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, एचएम में जीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये आंसर मेरा जीएम आएगा। तो अगर प्रॉफिट भी है लॉस है तो जीएम वहां पर कभी भी काम नहीं कर सकता। क्वार्टाइल्स आर द वैल्यू ऑफ डिवाइडिंग ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू, बोलो क्वार्टाइल के केस में सारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 4 5, नन ऑफ दिस, बोलो। क्वार्टाइल मींस क्वार्टर, अब बोल दो। कुछ भी याद 4 नहीं है। parts. 4 पार्ट्स, चलो क्वार्टर से तो याद होना चाहिए था, याद हुआ 4 पार्ट्स, बाकी हम लोगों ने कहा किया था वो हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, काफी सारा चीज ड्रॉ करके इतना मेहनत करके किया है, तो तुम लोग थोड़ा पढ़ा करो। इसके बाद वाले पेज में कलर वलर दे के मैंने बताया, ये देखिए, लो ये कहाँ कहाँ चल रहा है, ये देखो क्या था, 2 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, ये देखो कलर से डिजाइन विजाइन करके मेरे हिसाब से किया था। चलो 4 पार्ट्स आंसर मिला, और उसके बाद क्वार्टाइल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग, अच्छा ये वाला देखो, क्वार्टाइल को अगर मुझे ग्राफिकली प्रेजेंट करना है तो मुझे कौन सा ग्राफ यूज करना चाहिए, ये बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स में बताया गया था, बट उतना तो मुझे नहीं लगता है याद है अभी तुम लोगों को। तो ऑगिव होता है, वहां लिखा हुआ है, जब मेरा जो हैंड रिटन नोट है वहां देखोगे तो ऑगिव जो है वो क्वार्टाइल को प्रेजेंट करने में काम आता है, वहां मैंने बोला भी था जब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ोगे तो वहां काम आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स पॉजेसेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, इसमें से कौन मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को पॉजेस करता है, बोलो एम जीएम एचएम या ऑल ऑफ दिस, सभी का क्या मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, देखो देखो आज का टेबल देखो, टेबल देख के बताओ। All of this. ऑल ऑफ दिस, ठीक है, डी। अच्छा फिर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स सैटिस्फाई ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, लीनियर रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के अंदर सैटिस्फाई करता है कौन, मीन मीडियन मोड, मतलब लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाया था, इंपेरिकल रिलेशनशिप बनाया था, बोलो कहाँ बनाया था इंपेरिकल रिलेशनशिप, और क्या था उस पे आज एक क्वेश्चन भी किया, इंपेरिकल रिलेशनशिप नहीं याद है, Mean minus mode equals to 3. सही सही सही, ठीक है, तो फिर कौन सा आंसर होगा, Mean. अभी तो बोला मीन माइनस मोड इक्वल टू All of ऑल, this. ऑल ऑफ दिस होगा ना, ऑल ऑफ दिस होगा, 19 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ड ऑन ओनली 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यू, तो बोलो ये थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलो कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो बहुत सारे हैं, मीन है, मीडियन है, मोड है, हार्मोनिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन है, ठीक है।
तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा 50% सेंट्रल वैल्यू निकालता है, 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू का 50%, जैसे क्वार्टर हुआ तो 25%, सेंट्रल वैल्यू का 50% निकालने के लिए कौन सा यूज होता है, मीन, मीडियन, मोड, या बोथ ए एंड बी, बोलो। मीन। मीन तो 50% कैसे निकालेगा, 50% मतलब मीडियम क्या होता है, मीडियन, किसी चीज का बीच का वैल्यू, मीडियन, तो मीडियन बीच का वैल्यू होता है ना। मीडियन का अलग अलग पार्ट्स भी हम लोगों ने देखा था, ये देखो क्वार्टाइल, डिसाइल, ठीक है, क्वार्टाइल 1/4 यानी 25% निकालता है, डिसाइल 1/10 यानी 10% निकालता है, परसेंटाइल 100% निकालता है। तो अगर 50% सेंट्रल वैल्यू कौन निकाल के देगा मुझे, मीडियन निकाल देगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, हमारा कोई ऐसा मतलब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कम आता है। नेक्स्ट क्लास में सेट बी में जो भी बाकी है मुझे ढूंढ के देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं, काफी दिनों का बात हो गया। और सेट सी में जो भी क्वेश्चन बाकी है ये हम लोग कंप्लीट करेंगे, और अगर दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं तो वो करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना है। That's it. हाँ, ठीक है।